उत्पत्ति की बुद्धि देख रहे थे पिछली क्लास में। आज हम सेकंड नंबर की बुद्धि देख रहे हैं जिसका नाम है विनय की बुद्धि। ये बुद्धि भी बहुत स्पेसिफिक होती है, बहुत बार हमको मिल चुकी है। ये कैसी होती है, क्या होती है, इसको पढ़ने के लिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग दी आगम्स। ठीक है रिंकी दीदी, क्या आप पढ़ सकते हो विनय की बुद्धि के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग? पेज 135। विनयी बुद्धि। अब सूत्रकार विनयी बुद्धि के लक्षण प्रस्तुत करते हैं। जो बुद्धि धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थ अथवा तीनों लोकों का तलस्पर्शी ज्ञान रखने वाली है और विकट से विकट प्रसंग को भी सफल बना देती है, उसे विनयी बुद्धि कहते हैं। ठीक है, ये उसका ट्रांसलेशन है जो अर्धमागधी भाषा का है। उसका विवेचन में थोड़ा डिटेल्स है, तो हम लोग विवेचन को डिटेल में करते हैं। चलिए फर्स्ट वाला टॉपिक पढ़िए। जो बुद्धि गुरुजनों के विनय से उत्पन्न हो उसे विनयी बुद्धि कहते हैं। विनयी बुद्धि ओके, यहाँ पे ना जो बुद्धि गुरुजनों के विनय से उत्पन्न होती है। हमारे गुरु कौन है? हमारे गुरु कौन है? साधु भगवंत, साधु साध्वी। साधु भगवंत। यहाँ पे जो विनय और जो विनय सम्यक दर्शन के विनय में लिया था ना, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सम्यक दर्शन में हमको विनय करना है क्योंकि विनय से ही सम्यक दर्शन आता है। उसमें किस लोगों का विनय किया जाता है? तो उसमें सिर्फ तीन कैटेगरीज का, तीन लोगों का विनय किया जाता है। कौन कौन से वो लोग हैं? देव, गुरु, धर्म। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये तीन लोग। इसके अलावा कोई और नहीं आता है। सम्यक दर्शन में सिर्फ तीन कैटेगरी आती है विनय की। बट ये जो विनय है ना, मतलब चार बुद्धि वाला जो विनय की बुद्धि वाला जो विनय है ना, ये सम्यक दर्शन वाला विनय नहीं है। याद रखना, दोनों में फर्क है। ये जो विनय है ना, बोल रहा है कि गुरु जनों के विनय से उत्पन्न होती है। यहाँ पे जो गुरु का मतलब जैन धर्म पालने वाले गुरु नहीं। तो आप बोलोगे किसको लेना? कोई भी टॉपिक का विनय, कोई भी फील्ड में, जो कोई भी फील्ड में जिसको नॉलेज है वो तुमको सिखा रहा है, वो तुम्हारा गुरु बन जाता है। आर बी वेरी क्लियर? कोई भी फील्ड में आपको खाना बनाना नहीं आता, जो आपको खाना बनाना सिखाए बन गया वो गुरु। आप बोलोगे नहीं, हमारे गुरु तो 5 महावृतधारी है। यस, वो सम्यक दर्शन वाला विनय था। तो मैं इस चैप्टर में जहां भी विनय बोलूं, आप प्लीज कंफ्यूज मत करना उसको सम्यक दर्शन के विनय से। सम्यक दर्शन के विनय में तीन लोग आते हैं, तीन लोग से ज्यादा नहीं आते, कैटेगरी से नहीं आते। यहाँ पे जब मैं विनय की बात कर रही हूँ, क्या समझना, आपको जो पढ़ा रहा है, आपको जो सिखा रहा है वो चीज, वो आपका गुरु बन जाता है उस फील्ड में। तो आप बोलोगे ऐसे है तो फिर हमारे इतने सारे गुरु हो गए, मतलब हर चीज अलग अलग सिखाई जा रही है, राइट? आपको एक ही चीज 50 लोगों ने सिखाई तो ये सब लोग गुरु हो गए। ठीक है, आपको विनय करना है उनका। ठीक है, सो आपको ये समझ में आ रहा है विनय अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बोलता है। जैसे पुण्य तत्व में एक नमस्कार पुण्य है, आपने पढ़ा है, लास्ट वाला नमस्कार पुण्य है। वो पुण्य भी बिल्कुल ऑलमोस्ट विनय की बुद्धि जैसा ही है, राइट? बट जो सम्यक दर्शन में जो विनय आता है, निर्जरा के टॉपिक में, जो आभ्यंतर तप के अंदर, आभ्यंतर तप 6 है ना, 6 तप के अंदर जो विनय आता है ना, वो विनय को इस विनय से कंफ्यूज मत करना, प्लीज, वेरी क्लियर। सो इस चैप्टर में मैं जब भी विनय बोलूं, कौन सा समझना? उस टॉपिक में विनय, उस जो आदमी तुमको सिखा रहा है उसका विनय समझ लेना। ठीक है, बट याद रखना, यदि विनय की बुद्धि करते करते मैं कभी जैनिज्म में चली जाऊं, जैनिज्म की एग्जाम्पल दूं, वो भी ठीक है, क्योंकि जैनिज्म भी जिससे मैं सीखती हूँ और मैं उसका विनय करती हूँ, तो मुझे जैनिज्म में एक्सपर्टीज मिलती है। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि यहाँ पे किसी का भी विनय हो सकता है, जैन धर्म के अलावा दूसरी कोई भी चीज का विनय हो सकता है। जो तुमको वो चीज सिखा रहा है उस आदमी का विनय कर लेना ही यहाँ पे विनय की बुद्धि के अंतर्गत समझना। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे?
ओके, सो यहाँ पे जो गुरुजनों का विनय बोला है, जनरल जिसको कोई टॉपिक आता है उससे तुम सीख रहे हो, वो गुरुजनों का विनय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दीदी। विनयी बुद्धि से भारी लगने वाले गुरुतर कार्य भी जिनका वहन करना अतीव कठिन होता है, हल्के से हल्के बन जाते हैं और अतीव सरलता से पूर्ण संपन्न हो जाते हैं। ओके, भारी से भारी लगने वाला गुरुत्व कार्य मतलब सबसे डिफिकल्ट, जो सबकी समझ में नहीं आए। तो हजारों के अंदर बहुत विरले होते हैं जो एक चीज में एक्सपर्टीज होते हैं। आप देखोगे, हर आदमी हर चीज में एक्सपर्टीज नहीं होता है। आप भी आई एम श्योर 10 चीजों में एक्सपर्ट हो, बट क्या सब में एक्सपर्ट हो? तो आंसर है नहीं। आप सिर्फ वो 10 चीजों में एक्सपर्ट हो, और वो छोटी छोटी भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं बहुत बड़ी बड़ी होती है। जरूरी नहीं उस फील्ड में सब कुछ आता हो, राइट? क्या पता इलेक्ट्रिशियन का जो काम कर रहा हो वो, क्या पता इलेक्ट्रिशियन का उसको एक सेगमेंट ही आता हो और सारा इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि भारी से भारी लगने वाला गुरुत्व कार्य कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, हम ये सोचते हैं, बट वो हल्का बन जाता है। करने लगोगे ना, अपने आप खड़ाखट खड़ाखट सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे और काम हो जाते हैं। इसको बोलते हैं वेने की बुद्धि का असर, कि भारी से भारी लगने वाला जो काम है ना, वो एकदम हल्का बन जाता है और सरलता से खत्म हो जाता है, बहुत आसानी से पूरा हो जाता है जब आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, थर्ड दीदी। गुरु से ज्ञान दर्शन चरित्र या यह लोक परलोक और मोक्ष भी के साथ परम स्वतः ध्यान में आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं गुरु से ज्ञान दर्शन चारित्र, राइट? ज्ञान दर्शन चारित्र मतलब हम लोग मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। या मतलब और, इहलोक परलोक, इहलोक और परलोक ये तो संसार की बात हो गई ना, ये तो मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, क्योंकि इसलोक और परलोक, ठीक है, तो ये संसार मार्ग की बात हो रही है। और मोक्ष विषयक, अगेन फिर से मोक्ष की बात हो गई है, जो सूत्रार्थ ग्रहण किया जाता है, राइट? इसका मतलब यहाँ पे दोनों समझना, मोक्ष मार्ग भी समझना और संसार मार्ग दोनों लिया जा रहा है। ये दोनों पे एक्सपर्टीज की बात हो रही है यहाँ पे, समझ में आया? ये जो टॉपिक है ये दोनों को कवर करता है। किसको कवर करता है? मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग दोनों को कवर करता है ये वाला टॉपिक। जो उसके सार, रहस्य और मम स्वतः ध्यान में आ जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब आप स्कूल में पढ़ने जाते थे तो ज्यादातर टीचर के पास कितना टाइम होता है? मैक्सिमम 1 घंटा आपको एक टॉपिक पढ़ाने के लिए। और जब अगली क्लास में जाते हो तो टीचर बहुत आगे निकल जाता है, होता है ना, जब बड़ी बड़ी क्लासेस में 10th में चले जाते हैं तो बच्चे क्या चिल्ला चिल्ली मचाते हैं, अरे यार टॉपिक खत्म हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आया, टीचर तो अगली टॉपिक पे चली गई। होता है ना स्कूल्स के अंदर, आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड का बच्चा ये कंप्लेन करता है कि नहीं करता है, राइट? तो हम लोगों को क्या करते लगता है कि यार टीचर जो पढ़ा रही है ना बहुत हाई स्पीड पे पढ़ा रही है, हमारे बच्चों को समझ में नहीं आया। फिर हम क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं बच्चों की। क्यों रखते हैं ट्यूशन बच्चों की? क्योंकि वो ट्यूशन टीचर है ना, वो थोड़ा डिटेल में थोड़ा ज्यादा समझा देगा, हेल्प हो जाती है ना बच्चे की। बट आपको पता है असली में वो बच्चे कौन सक्सीड करते हैं असली में? जो बचपन से ना सेल्फ लर्निंग करते हैं। सेल्फ लर्निंग का मतलब पता, एक लिख लो ये वाला वर्ड, सेल्फ लर्निंग। जब तक तुम्हारे अंदर ये नहीं समझ में आएगा कि मुझे टीचर से नहीं सीखना है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे सीखना है, तो मैं कहीं से भी सीखूं, मैं कहीं से भी सीखूं, मुझे ये टॉपिक आना चाहिए। जब ये बच्चे को ये चीज समझ में आ जाती है ना, तो वो इधर उधर हाथ मारता है। और वो इधर उधर हाथ मारने में आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। गूगल है, व्हाट्सएप, मतलब वो जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब में, इतनी सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प कर देती है ये इंफॉर्मेशन गैदर करने की। दूसरे यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन भी आपको, मतलब लेक्चर सब कुछ मिल जाते हैं। जब एक बच्चा उस चीजों को पढ़ता है ना, वो अपनी चीज फॉर्म करता है और उसको टीचर ने जो पढ़ाया है ना उससे कहीं गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, पर इतनी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद भी वो सेल्फ लर्निंग वाली, मतलब वो बोलते हैं ना, समुद्र का उतली ऊपर का तलहा जितना ज्ञान ही मिलता है। ठीक है, इससे आपकी जिंदगी बन जाए, इसका आपका बहुत कुछ हो जाए, जरूरी नहीं है। तो आप बोलोगे तो फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क होता है
जब वो आदमी उन लोगों का जिनसे उसने ज्ञान लिया है विनय का भाव रखता है, विनय का भाव, तो उस विनय के भाव से उस जो चीज का जो समुद्र की ऊपर की तल, मतलब जो ऊपर की लेयर ही जो समझ में आ रही थी ना, वो गहराई में ज्ञान चालू हो जाता है। कैसे चालू होता है? गहरा अंदर तक चालू होता है। फिर नेक्स्ट सवाल होगा, गहराई कितनी है ज्ञान की? ज्ञान की गहराई का लेवल कितना है? एनीबडी? रिंकी दीदी, ज्ञान की गहराई का लेवल कितना पोटेंशियल है? आवाज कट के आ रही है मेरे को आपकी अभी। ओके। हाँ, क्या बोला आप? पूरी टॉपिक में मेरा ज्ञान आवाज कट रही थी। शायद मे भी इधर प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो अगेन मैं आप, अभी तक समझ में आ रही है? अभी क्लियरली है कि अभी भी नहीं है? किसी और से पूछना कि सबको सही आ रही है। सोनल कमली कोई बता सकता है कि आवाज क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो सार रहस्य और मर्म का मतलब होता है वो जो ज्ञान जो ऊपर की सतह का ज्ञान होता है ना, हम लोग जब विनय करते हैं ना तो ज्ञान गहराई में जाता है, बहुत गहराई में जाता है। ज्ञान उसी चीज का है। मान लो आपके बच्चे को प्लस माइनस समझ में आया, आज पढ़ाया टीचर ने, तो कई बच्चों को सिर्फ ये समझ में आएगा कि +2 + 2 कैसे करना है, तो 4 आंसर आता है। पर कई बच्चों को ये भी समझ में आ जाएगा कि दो चीज मुझे मिली और दो चीज मिली तो मेरे पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और वो दूसरी जगह पे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो ज्ञान भी समझ में आएगा। एप्लीकेशन समझ में आते हैं, उसकी गहराई तक चली जाती है वो ज्ञान। ये जो ज्ञान है ना, वो सिर्फ विनय से आता है, मतलब सार, रहस्य और मर्म स्वतः ध्यान में आ जाते हैं। समझ में आया? क्या आपको हर चीज का सार, रहस्य और मर्म समझ में आ जाता है? हाँ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, सब डॉक्टरों ने उतने साल ही पढ़ाई की होती है ना, एमबीबीएस की तो पढ़ाई फिक्स्ड होती है, राइट, सबने पढ़ाई की होती है। पर कई डॉक्टर्स के पास जाते हो ना, तो वही आपको एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जी थमा देगा, है ना। पर कई डॉक्टर्स क्या करते हैं, पिन पॉइंटेड आपको स्पेसिफिक इलाज करवाते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। और उस ठीक होने के बाद आप जब 10 लोगों को बोलते हो, उस डॉक्टर के पास कितनी भीड़ हो जाती है। होता है ना, कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं। और कई डॉक्टर्स का तो इतना बुरा हाल होता है कि कोई आता ही नहीं है उनके पास। क्यों डिफरेंस है दोनों में? एक में तल स्पर्शी ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, उसको देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। समझ में आया? ये जो चमत्कार जो होता है ना, ये वहने की बुद्धि से क्रिएट होता है। समझ में आया? गहराई में ज्ञान, ठीक है, तल ऊपरी ज्ञान नहीं। कितना ज्ञान, गहरा ज्ञान। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट दीदी, इसमें कोई सवाल है विनय तो पूछिए। तल स्पर्शी ज्ञान, रहस्य समझ में आ जाते हैं? नहीं? ठीक है, वहने की बुद्धि विनय की बुद्धि से जो कार्य किए जाते हैं दोनों लोक का मतलब है, इस लोक, इस भव में, लोक में भी और परलोक में भी मिलता है। यानी ये वहने की बुद्धि आप अगले भव में लेके जा सकते हो, इस भव में और अगले भव में। क्यों? क्योंकि ये मति ज्ञान के अंतर्गत है और मति ज्ञान अगले भव में जाता है। तो हमने क्या सीखा? ये उभय काल, उभय लोक में फल मिलता है, मतलब इस भव में नहीं, अगले भव में भी मिलेगा। आप जो विनय अभी कर रहे हो, ये ज्ञान आप अगले भव में भी यूज कर सकते हो, इसका ये भी फायदा है ना। ठीक है, ओके। विनय की बुद्धि के 15 दृष्टांत, हम लोग ये स्टोरी पूरी पढ़ेंगे क्योंकि आपको एक स्टोरी से ही डिटेल में समझ में आ जाएगा कि स्टोरी क्या है, ठीक है। तो रिंकी दीदी पूरी स्टोरी पढ़िए प्लीज। स्टोरी पढ़ना होगी। हाँ, पूरी स्टोरी। एक मिनट की, सबको वॉइस कट रही है क्या? कोई बता सकता है? कमलेश आंटी, रिंकी दीदी की वॉइस कट रही है क्या? कोई बता सकता है?
रिकी दीदी आपकी वॉइस कटेगी ना तो फिर मुझे ही बोलना पड़ेगा। क्या मेरी वॉइस भी कट रही है अभी? यही। हम्म। रिकी दीदी मेरी वॉइस कट रही है क्या अभी? जी। आपकी भी वॉइस कट रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। अब थोड़ी देर दोबारा, क्लास करते। मैं दोबारा। नहीं ठीक है, वहने की बुद्धि के 15 दृष्टांत कर लीजिए आप। स्टोरी पढ़ लीजिए पूरी। किसी नगर में एक सिद्ध पुत्र रहता था। उसके पास दो शिष्य थे। वह उन दोनों को निमित्त शास्त्र पढ़ाता था। उन दोनों में एक विनय आदि गुणों से युक्त बहुमान पूर्वक करता था। गुरु के पास जो बात पढ़ता उस पर फिर विचार करता और विचार करते हुए उसे जहां भी संदेह होता तत्काल गुरु के पास जाकर विनय पूर्वक पूछ लेता। निरंतर विनय और पूर्वक शास्त्र पढ़ते हुए उसकी विनय जन्य बुद्धि अति तीव्र हो गई। दूसरा ओके, शिष्य तो हमारे पास समझ में आ रहा है निमित्त शास्त्र इज अ फील्ड, जिसमें निमित्त का मतलब होता है फ्यूचर प्रिडिक्शन में। निमित्त शास्त्र फ्यूचर प्रिडिक्शन में बहुत चीजें होती है ना, एस्ट्रोलॉजी से लेके वो सब। तो ये निमित्त को देख के, किसी चीज को देख के पता करते हैं। वो पढ़ाने में एक जो स्टूडेंट था वो विनय वाला था, एक स्टूडेंट नहीं था। आगे पढ़िए। अविनीत था। उसमें विनय आदि गुण नहीं थे। इस कारण वह केवल शब्द ज्ञान ही प्राप्त कर सका। उसकी विनय हो सका। गुरु की आज्ञा से ये दोनों किसी गांव जा रहे। बड़े जानवर के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। उन्हें देखकर विनयी शिष्य ने दूसरे से पूछा, मित्र ये किसके पांव हैं? विनीत ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है? ये साफ हाथ। विनयी ने कहा, मित्र ये हाथी के पैर के चिन्ह नहीं किंतु हथीनी के हैं। वह हथीनी घराने की सधवा स्त्री बैठी है। वह गर्भवती है। उसके मास पूरे हो चुके हैं। एक दिन में ही उसके पुत्र जन्मेगा। विनयी की बात सुनकर दूसरे ने कहा, तुम ज्ञानी बन रहे हो। ये सब बात किस आधार पर कह रहे? तुमने जो ज्ञान हमें सिखाया है उसी के आधार से विवेक पूर्वक विचार करके मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ। यदि तुमको विश्वास नहीं है तो आगे चलो। जब तुम इन सब बातों को प्रत्यक्ष देखोगे तो तुम्हें स्वतः विश्वास हो जाए। पहुंचे। जाते ही क्या देखते हैं कि गांव के पास तालाब के किनारे किसी रानी का डेरा है। हथीनी खड़ी है और वह बाईं आंख से कानी है। उस समय एक दासी ने आकर मंत्री से कहा, स्वामी ये सुन कहा, मित्र दासी का वचन सुना। तुमने जो बातें कही थी वे सब सत्य हैं। इसके पश्चात वे दोनों तालाब में स्नान आदि करके वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। उधर से मस्तक पर पानी का घड़ा रखते हुए एक बुढ़िया जा रही थी। उसने इन दोनों की आकृति देखकर सोचा कि ये दोनों विद्वान हैं, इसलिए इनसे पूछना चाहिए लुटेगा। ऐसा सोचकर वह उस पास आई और विनय पूर्वक पूछने लगी। उसी समय उसके गिर पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर अविनीत तुरंत बोल उठा, बुढ़िए जिस प्रकार घड़ा नष्ट हुआ हो गया है उसी प्रकार तेरा पुत्र भी नष्ट हो गया है, अर्थात मर गया है। ये सुनकर विनयी ने कहा, मित्र ऐसा मत कहो, इसका पुत्र घर आ गया है। फिर विनयी ने बुढ़िया से कहा, माँ घर जाओ और अपने बिछड़े हुए पुत्र का मुंह देखो। विनयी की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हुई। उसको आशीर्वाद देती हुई अपने घर गई और घर पर आए हुए पुत्र को देखा। पुत्र ने विनय पूर्वक माता को प्रणाम किया। बुढ़िया ने पुत्र को देखकर अब पुत्र को आशीर्वाद देकर नैमित्तिक का कहा हुआ सब वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर पुत्र भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर कुछ रुपए और वस्त्र लेकर वह बुढ़िया विनयी के पास आई और उसे भेंट देकर घर लौट गई। इन घटनाओं पर से विनयहीन सोचने लगा, गुरु ने मुझे अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया, अन्यथा जैसा ये जानता है वैसा मैं भी क्यों नहीं जानता। वहां का कार्य समाप्त करके वे दोनों गुरु के पास आए। गुरु को देखते ही विनयी ने दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक गुरु के चरणों में प्रणाम किया। दूसरा ठूंठ की तरह खड़ा रहा।
ठूंठ की तरह खड़ा कहा। तब गुरु ने उससे कहा, वत्स, गुरु को प्रणाम करना शिष्टाचार का पालन भी नहीं करते। तब वह बोला, जिसको आपने अच्छी तरह पढ़ाया है वही प्रणाम करेगा। हम ऐसे पक्षपाती, वत्स, ये तुम्हारी भूल है। दोनों को समान रूप से विद्या दी है। मैंने किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। अविनीत ने प्रवास में घटी हुई घटना कह सुनाई। तब गुरु ने विनय से पूछा, बस कहो तुमने ये सब कैसे जाना? वह बोला, गुरुदेव, मैंने ये सब आपकी कृपा से जाना। बड़े पैरों के चिन्ह देखते ही मैंने विचार करना शुरू किया कि ये हाथी के तो पैर दिखते ही हैं, किंतु इसमें विशेषता क्या है? फिर उसकी लघु शंका से गिरे मूत्र को देखकर ये निश्चय किया कि ये हथीनी के पैर हैं। आगे चलते हुए देखा तो दाहिनी तरफ के वृक्ष के पत्ते खाए हुए थे, किंतु बाईं तरफ के नहीं। इससे मैंने ये समझा कि वह हथीनी बाईं आंख से कानी है। साधारण मनुष्य कभी हाथी सवारी नहीं कर सकता, इसलिए इससे ये निश्चय हो गया कि इस पर कोई राज परिवार का मनुष्य है। वृक्ष पर लगे हुए रंगीन वस्त्र के टुकड़े को देखकर निश्चय किया कि वह रानी है और सधवा है। कुछ आगे चलकर देखा तो लघु शंका की हुई और वापस उठते हुए दोनों हाथों को जमीन पर टेक कर उठी थी। उसमें दाहिने पैर और दाहिने हाथ पर अधिक भार पड़ा हुआ था। इन सब बातों को देखकर यह निश्चय किया कि वह रानी गर्भवती है और थोड़े ही समय में उसके पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार मैंने चिन्हों से पहली बात जानी। जब बुढ़िया ने आकर प्रश्न किया तो उसी समय उसके सिर से घड़ा फूटकर गिर गया। इस पर मैंने सोचा कि जैसे घड़े की मिट्टी का भाग मिट्टी में और पानी का भाग पानी में मिल गया, इसी तरह इस बुढ़िया का पुत्र भी इसे मिल जाना चाहिए। इस प्रकार मैंने विनय पूर्वक विचार किया, जिससे मेरी बातें सत्य सिद्ध हुई। विनयी की उपरोक्त बात सुनकर गुरु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसके विनय जन्य विवेक ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की। दूसरे से कहा, वत्स, इसमें मेरा दोष नहीं है, ये तेरा ही दोष है जो तू विनय पूर्वक विचार नहीं करता। मैं तो शास्त्र समझाने का अधिकारी हूँ और सभी शिष्यों को समान रूप से पढ़ाता हूँ। इसके बाद उस पर विनय पूर्वक विचार विमर्श करना तुम्हारा काम है। विनय पूर्वक विचार विमर्श करने से ज्ञान का विकास एवं प्रसार होता है। विनयी शिष्य के निमित्त के विषय में ये विनयी की बुद्धि थी। ओके, हम लोग है ना इस पे डिस्कशन करते हैं। कई चीजें एक ही टीचर से पढ़ा हुआ दो स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं कि उसकी हर ये वो जो प्रिडिक्शन था ना कि जैसे तेरा मटका, लेडी का जो सर में रखा हुआ मटका फूट गया तो तेरा बच्चा भी मर जाएगा, ये भी एक तरह का प्रिडिक्शन ही है ना। पर दूसरे ने क्या प्रिडिक्ट किया कि नहीं, जैसे सर का मट्टी जमीन में मिल गई तो राइट, मट्टा मट्टी मतलब मटका भी मिट्टी का था, जमीन भी मिट्टी की होती है, तो माँ और बेटे मिल जाएंगे, तेरा बच्चा आ जाएगा। सो आप देखोगे ज्ञान वही है, पर अलग अलग एंगल से देखने में एक नेगेटिव सेंस आ रहा है, एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है, राइट। दोनों की प्रिडिक्शन ऑपोजिट जा रही हैं। पर आप ध्यान से देखोगे ना, जो विनयी शिष्य था ना उसका प्रिडिक्शन राइट हो गया, और जो अविनयी था ना, इसका क्या मतलब, जो आप अविनय करोगे ना तो आपको सारी थियोरी आते हुए भी कुछ गड़बड़ हो जाएगी। खाना बनाना आता है, फिर भी कभी कभी खाना टेस्टी नहीं बनता है ना, राइट। तो उसमें दूसरे भी कर्मों की भी पोजिशनिंग है, बट ये भी तो कारण हो सकता है ना कि हमने कभी विनय नहीं किया जिससे हमने सीखा है। एक और भी चीज है इसके अंदर कि इतनी डिटेल में निमित्त निमित्त मतलब सिर्फ चीजों को देख के कि वो जो हाथी जो था किस साइड से, एक साइड से काना कैसे था, राइट, औरत क्यों प्रेग्नेंट थी, हाथी पे क्यों बैठी थी, वो औरत राजघराने की थी, ये सब डिटेल्स में विनय वाले को समझ में आया और अविनय वाले को समझ ही नहीं आया। आपको गहराई समझ में आ रही है, दूसरे वाले को क्यों समझ नहीं आया, दूसरे वाले को यही समझ में आया कि ये हाथी है, पर ये हथनी से लेके इतनी डिटेलिंग जो की ये विनय से आ रहा है। तो एक आदमी को 1% ज्ञान समझ में आ रहा है, दूसरे को 99% ज्ञान समझ में आ रहा है। इतना जमीन आसमान का डिफरेंस है, ऑल बिकॉज ऑफ विनय। तो आपसे मैं पूछती हूँ, विनय जब हम करते हैं तो क्यों हमको ये चीजें समझ में आ रही है, मतलब वो जो बच्चा जो विनय करता है उसको क्यों ये चीजें समझ में आ रही है?
जैन धर्म किसके बेसिस पे होता है? जैन धर्म तो कर्म बेसिस को मानता है। तो ये उस एंगल से समझाओ कि क्यों जो विनय करता है, उसको ये चीज़ें गहराई में समझ में आ रही है। उसका क्षयोक्षम ज्यादा हो जाता है विनय करने वेरी से। गुड। ज्ञानावरणीय कर्म हमारे ऊपर चिपके हुए हैं। जैसे-जैसे हम ज़्यादा विनय करेंगे, कर्मों का क्षयोक्षम है। देखो पढ़ने से भी तो क्षयोक्षम है। तो पढ़ाई तो दोनों बच्चे कर रहे हैं, उतना क्षयोक्षम तो दोनों का है। पर एक जो कि विनय ज़्यादा कर रहा है, उसका क्षयोक्षम ज़्यादा है, ज़्यादा गहराई में जा रहा है, रहस्य में जा रहा है, तलस्पर्शी ज्ञान कर रहा है और उसको हर प्रॉब्लम डिटेल में समझ में आ रही है और सही समझ में आ रही है, गलत भी नहीं होती है। होता है? तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ में आ रहा है। ठीक है? तो आप बोलोगे यार ये स्टोरी पढ़ने के बाद है ना 2-3 चीज़ें आप लोग बोलोगे। आप बोलोगे यार ये छोटी-सी बात को इतना बड़ा टॉपिक बना के 10 पेज बना के क्यों हम पढ़ें, राइट? क्यों पढ़ें? विनय करना इतना आसान है, कितनी कितनी बार सुन लिया विनय करो, विनय करो, विनय करो, कितनी बार सुन लिया? फिर से भैया वही पीछे पड़ गए विनय करो, विनय करो। आप लोग यही सोच रहे होगे ना? बट जितना आसान है ना बोलना, उतना ही डिफिकल्ट है विनय करना। ठीक है? बहुत डिफिकल्ट है। स्कूल के बच्चों से पूछो, राइट? स्कूल के बच्चों से कभी भी बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं ना, तो जिस गाड़ी में बैठते हैं, उस गाड़ी में बैठ जाओ आप। जिस गाड़ी में, यदि ऑटो में बैठते हैं, कार में बैठे हैं, उस गाड़ी में बैठ जाओ, राइट? वो मान लो 4 बच्चे होंगे तो क्या कर रहे होंगे? टीचर का मज़ाक उड़ा रहे होंगे, टीचर को गालियाँ दे रहे होंगे, बता रहे होंगे कि कितना घटिया वो सब्जेक्ट है, कितना घटिया टीचर है, राइट? और क्या-क्या गालियाँ दे स्कूल को तो गालियाँ दे रहे होंगे, भई स्कूल भी घटिया है, ठीक है? और जो दूसरे बच्चे हैं जिनके ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं, वो भी घटिया है। आप कोई भी स्कूल के बाहर निकल के कोई भी बच्चे के साथ चलना चालू कर दो, यही कन्वर्सेशन होगी। ईमानदारी से बताओ क्या ये बात सही है? हाँ? आप अपने खुद के बच्चों को देखो, जब वो बैठते हैं अपने टीचर्स को कितनी गालियाँ देते हैं, हाँ? मुझे पता है बिकॉज़ मैं मेरे बच्चों को लेने जाती थी और छोड़ने जाती थी स्कूल में, ठीक है? तो जाते वक़्त एवरीबॉडी वाज़ हैप्पी, आते वक़्त एक ही कन्वर्सेशन होता था, भैया किसी न किसी टीचर की धज्जियाँ उड़ रही होती थी, ठीक है? सो मान लो मेरी क्लास में 3-4 बच्चे बैठे हैं, तो चारों जन किसी न किसी को पकड़ेंगे और उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे होंगे। मेरा सवाल ये है, क्या सच में सारे टीचर अच्छे होते हैं? क्या ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि सचमुच टीचर घटिया है? होता है ना कई बार टीचर घटिया होते हैं, सचमुच घटिया है। तो गाली दे सकते हैं ना? पिंकी दीदी फिर तो गाली दे सकते हैं ना? फिर तो वो जो बच्चे हैं, स्कूल से निकल रहे हैं, टीचर ही घटिया है, फिर तो गाली दे सकते हैं ना? क्यों नहीं? पिंकी दीदी क्यों मना कर रहे हो? सचमुच टीचर घटिया है, फिर गाली क्यों नहीं दे सकते हो? सोच के देखो दीदी, निश्चय नय से यदि टीचर घटिया मिलता है, तो महावीर स्वामी भगवान किसको दोषी समझते हैं? किसका दोष समझते हैं? महावीर स्वामी भगवान निश्चय से किसका दोष समझते हैं? हमारा ही। हाँ, हमारे। हमारा मतलब मेरे ऊपर चिपके हुए कर्मों का, मेरे ऊपर ज्ञानावरणी कर्म का ज़्यादा उदय है, तभी तो मुझे मैथ्स की घटिया टीचर मिली ना, या इंग्लिश की घटिया टीचर मिली ना, ठीक है? तो पहले मैं गंदे कर्म मतलब ज्ञानी की साधना करके आई हूँ, कर्म चिपके हुए हैं, इसलिए मुझे घटिया टीचर मिला, ठीक है? अब घटिया टीचर मिला तो महावीर स्वामी मुझे दोषी बोलते हैं, कहते हैं मेरे कर्मों का दोष है। अब मुझे क्या पता है कि टीचर का दोष है। अब मैं टीचर को गालियाँ देती हूँ। अब टीचर को गाली देने से क्या मैं और ज्ञानावरण नहीं कराती हूँ, ठीक है? ज्ञानावरण क्रम बांधो, टीचर में मुझे टीचर मिलने वाले हैं और इस व्यू को आपको ये सर्कल समझ में होगा। हाँ, आपको तोड़ने के लिए क्या करना है? मेरे बच्चे भी गालियाँ देते हैं, तो ओके,
सो मैं जब मेरे मेरे बच्चे जब गालियां देते थे ना टीचर को, तो मैं उनको बैठ के ना अच्छे से बोलती थी, मुझे बताओ वो टीचर में क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब जेन्यू इंटेलेक्चुअली मुझे बताओ। और मैं सारी सब कुछ लिख लेती थी कि ये टीचर में ये प्रॉब्लम है, ये टीचर में ये प्रॉब्लम है। कई टीचर्स के साथ ऐसी प्रॉब्लम थी, जैसे एक बार एक टीचर आई थी, वो बहुत बायोलॉजी में की टीचर को गालियां दे रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मम्मी वो सारे जो वो पढ़ाती हिंदी में है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो पढ़ाती हिंदी में है। मैंने कहा वो टेक्निकल जार्गन्स तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो तो बायोलॉजी की इंग्लिश में ही बोलेगी। कहती है हाँ बस वो इंग्लिश में बोलती है, बाकी सब कुछ हिंदी में उतर के बोलती है। तो मैंने बोला कि सिर्फ अभी 2 महीने रहते हैं एग्जाम के लिए, चुप करके ना वो हिंदी तुमको समझ तो आ रही है ना, तो शुक्र मनाओ तुमको समझ में आ रही है हिंदी। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हिंदी नहीं समझ में आती है, तो अभी बर्दाश्त कर लो, क्योंकि 2 महीने में टीचर शिफ्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। एटलीस्ट उसको बायोलॉजी का ज्ञान अच्छा है ना, तो कहते हैं हाँ बायोलॉजी उसको अच्छी आती है, वर्ड समझ में आती है, पढ़ाती भी अच्छा है, बट बस वो हिंदी बहुत यूज करती है। मैंने कहा उसको ओमिट करो। तो जो चीजें आप इग्नोर कर सकते हो ना, तो बच्चों को बोलो इग्नोर करें। जो चीज आप इग्नोर नहीं कर सकते, टीचर के पास जाओ, प्रिंसिपल के पास जाओ और उनको प्रेजेंटेशन दो और बताओ कि क्या कुछ हो सकता है। यदि कुछ नहीं हो सकता है ना, तो बच्चों की ट्यूशन रखवा दो, ठीक है। और एक बात समझो कि यदि एक क्लास के अंदर मान लो 6 सब्जेक्ट हैं, राइट, 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो हर साल एक या दो सब्जेक्ट्स तो घटिया हो गई। मेरी बेटी को ऐसे ही बच्चों को यही होता था, मान लो 6-7 सब्जेक्ट होते थे ना, तो एक या दो टीचर, इस साल इंग्लिश की टीचर बेकार मिली और मैथ्स की टीचर बेकार मिली, अगले साल कोई और 2 सब्जेक्ट की टीचर अच्छी खराब मिलेगी और ये 2 सब्जेक्ट की अच्छी मिलेगी। ऐसे करते करते ओवरऑल जब तक वो 10th 12th तक आते हैं ना, तब तक वो परफेक्ट हो चुके होते हैं हर चीज में। ऐसा तो नहीं है कि हर स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनकी हर सब्जेक्ट में खराब है। तो इस तरह से ना आप देखो कि क्या आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। सॉल्यूशन, जब बच्चे गाली दे रहे हैं ना, उनकी गालियां सुनो, उस पे एक्शन लो। एक्शन का मतलब है प्रिंसिपल से जाके पूछो, यदि वो चेंज नहीं कर सकते हैं ट्यूशन रखवाओ, ट्यूशन नहीं रख सकते आप पढ़ा दो, आप नहीं कर सकते देखो वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो अलाउड है। उसके अलावा क्या अलाउड नहीं है? गालियां देना, इसके बाद बच्चों को बोलो इसके बाद गाली देना अलाउड नहीं है। ये बच्चों को निश्चय से समझाओ। है तो हमारे ही कर्म होते, अच्छे कर्म होते ना, तो हमको कौन पढ़ा रहा होता है? मैथ्स। मैथ्स कौन पढ़ा रहा होता? मैथ्स रामानुजन पढ़ा रहा होता, मैथ्स। और कौन पढ़ा रहा होता? अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स पढ़ा रहे होते। क्यों ये घटिया टीचर पढ़ा रहे हैं तुमको? ठीक है। जब ये बच्चों को ये बात हर बार बोलो, रोज बोलो, तब जाके बच्चों में जो एंगर इश्यूज है, गालियां देने का जो सिस्टम है ना, वो कम होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, कि एक्शन लेने को आपको मना नहीं किया जा रहा कि आप कुछ एक्शन मत लो, बच्चों को डांट दो, चुप करो, ऐसे नहीं बोलते, गालियां नहीं देते, अभिनय नहीं करते, ऐसे नहीं बोलना है। ऐसे बोलोगे तो बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशन है वो उसका क्या? बच्चे तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना। तो एड्रेस दिस टॉपिक। आप बहुत एंगल से उत्पातिक बुद्धि लगा के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो किसी ना किसी तरह से। पर एंड में जाके समझाओ बच्चों को कि निश्चय दृष्टि से तुम्हारे ही कर्मों का उदय है। आज के बाद अभिनय नहीं करोगे, अभिनय करके आए हैं, अभी अभिनय करके फ्यूचर में घटिया टीचर मिलेंगे नहीं। तो ये बात समझा के बच्चों के जो गालियां देने की जो परंपरा है ना, उनको कम करो। समझ में आया? और जो ये चीज मैंने स्कूल के रिलेशन में बोली है ना, ये आप हर फील्ड में समझ लो, हर फील्ड में। ठीक है। एक जमाना था जब ग्रीस में और यूरोप में अप्रेंटिसशिप चलती थी। अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है, आप यूरोप कभी घूमने गए होगे ना, तो जितने भी बड़े वहां पे चर्च और जितने भी बड़े बड़े पैलेसेस होते थे ना, उनके छतों पे भी मस्त पेंटिंग होती थी, दीवारों पे मस्त पेंटिंग होती थी, बहुत कुछ चीजें होती थी, राइट। वैन गॉग और ऐसे बड़े बड़े पेंटर्स के नाम तो बहुत फेमस हैं। आपको पता है उन लोगों ने कैसे पढ़ाई की? वेनिस जाके किसी बड़े टीचर के अंडर अप्रेंटिस बन के सालों साल लगा दिए, सालों साल उनके साथ पढ़ाई करके, उनका करके, तब जाके वो आर्ट में परफेक्शन हासिल की, पेंटिंग में। जब वो पेंटिंग में बहुत अच्छे हो गए, तब जाके पेंटिंग में की और तब जाके वो फेमस हुए। किसी की लाइफ इजी नहीं थी, कोई माँ के गर्भ से इतना ज्यादा लेके पैदा शायद नहीं होता है। विनय किया, विनय किया, बहुत नाक रगड़ी स्टार्टिंग में। आप
इंडियन परंपरा के अंदर पहले जमाने में गुरुकुल हुआ करता था। उसमें क्या होता था गुरुकुल परंपरा के अंदर, बच्चे ना मतलब बुक्स में पढ़ा है कि राजा भी अपने बच्चे कहाँ भेज दिया करता था, कोई आश्रम में। रामायण के अंदर देखो, महाभारत के अंदर देखो, जब राजा के बच्चे भी एक सर्टेन एज के हो जाते थे तो उनको कहाँ भेज दिया जाता था, गुरु गुरु के पास पढ़ाई करने के लिए। जब बच्चा इतने साल रह के हर चीज में परफेक्ट हो जाता था, तब वो वापस आता था, राइट, और राजगद्दी संभालता था। गुरु का काम था उसको ऑलराउंडर बनाना, और मतलब राजा है तो राजा का बेटा है तो उसको राजा के हिसाब से मतलब राजगद्दी को पे बैठने लायक बनाना, सब कुछ काम गुरु का होता था। सारे तीर्थंकरों की स्टोरीज में भी यही आता है कि जब तीर्थंकर पैदा होता है, एक सर्टेन एज क्या होता है, तो उनके माँ बाप कहाँ भेजते हैं उनको, गुरु के पास पढ़ाई के लिए भेजते हैं। वो बात अलग है, गुरु आके बोलता है वो ऐसे लोगों को पढ़ाया नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उनका मतिशुद्ध मतलब एकदम एडवांस लेवल का होता है, वो बात अलग है। क्यों जा रहे हैं गुरु के पास इतने साल, गुरु के पास रह के? और ऐसा नहीं गुरु के साथ सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, जो गुरु की जो वाइफ है यानी गुरु माँ जो है, उसका भी सारा काम कर रहे हैं, फिर उनका खाना भी बना रहे हैं, गुरु की इस तरह से भी सेवा कर रहे हैं, जंगल में जाके लकड़ियां भी ला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, ओवरऑल सारे काम सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक राजा का बेटा लकड़ियां लेके आता है, खाना भी बना रहा है, सब कुछ ऑलराउंडर बन रहा है। समझ में आया? ऑल अमाउंट्स टू विनय। आजकल हमारे स्कूल्स में ये विनय नाम की कोई चीज रही नहीं है, ठीक है। सोच के देखो, इसीलिए हमको वो लगता है इस एजुकेशन सिस्टम खराब है। यस इट इज खराब, बट विनय भी हम कहाँ जनरेट कर पा रहे हैं जो हमको कुछ मैटर मिले उसके अंदर से, ठीक है। आप ये सोचो, आपको कुछ चीज सीखनी है ना, तो आपको विनय करना पड़ेगा। सामने वाला अच्छा नहीं है तो ये आपके कर्मों का दोष है, पहले तो ये समझो, फिर सीखो। रिंकी दीदी, क्यों आपका बायोलॉजी में जो आपका टीचर था घटिया था? तो आप बोलोगे मेरे कर्मों का उदय था इसीलिए था, ठीक है, निश्चय से सोचोगे, ठीक है। बट फिर भी विनय करोगे, उस घटिया टीचर का भी विनय करोगे, ठीक है। ऐसा देखा गया है कि टीचर बेकार है और स्टूडेंट विनय करके टीचर से ज्यादा बेटर हो गया। ऐसा होता है कभी? हाँ, हो सकता है पिंकी दीदी, लक्ष्मी आंटी। स्टूडेंट बेटर हो गया है, किससे बेटर हो गया है? टीचर से ज्यादा बेटर हो गया। प्लीज याद रखो, हम लोग ये ज्ञानावरणीय कर्म कर रहे हैं। ज्ञानावरणीय कर्म का एक रूल है कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय एक ही आदमी करता है, वो है जिसको केवल ज्ञान हो जाता है, अरिहंत भगवंत। जिसको जो अरिहंत पद तक नहीं पहुंचा है, उसका ज्ञान परफेक्ट नहीं हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, यानी वो गलती करेगा। तो समझ लो, जिसको केवल ज्ञान नहीं है वो गलती बाय डिफॉल्ट करेगा, वो आदमी के पास परफेक्शन है ही नहीं। समझ में आया? तो इसका मतलब परफेक्शन नहीं है तो मैं क्यों उसको अपना गुरु बनाऊं, क्यों उससे सीखूं? आंसर ये है कि भैया तुम विनय करते रहो, क्या पता तुम विनय से तुम उससे ज्यादा आगे निकल जाओ, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई हुई है ना कि 12वें गुणस्थान वाला जीव झूठ बोल रहा है, उसके मुंह से असत्य वचन निकल रहे हैं, बट उसको केवल ज्ञान हो रहा है, थोड़े ही टाइम में उसको अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान मिल रहा है और वो 13 गुणस्थान में चला गया, राइट। तो 12वें गुणस्थान वाला जो जो असत्य वचन बोल रहा है अभी, वो थोड़ी ही देर में अंतर्मुहूर्त बाद 13 गुणस्थान में जाके केवल ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकता है? तो उसका प्रॉब्लम है, गुरु से ज्ञान ही गलत सीखा, राइट। गलत ज्ञान सीखा तो क्या हुआ, उसने वही समझ लिया कि यही सही है, और वो पढ़ा भी वैसा रहा है। उसके मुंह से क्या निकल रहा है? असत्य वचन निकल रहा है। केवली भगवंत को पता ही है कि असत्य वचन निकल रहा है, बट वीतराग दशा है, राग द्वेष नहीं होने की वजह से केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि केवल ज्ञान में ज्ञानावरणीय कर्म प्रॉब्लम नहीं है। केवल ज्ञान के लिए मोहनीय कर्म खत्म होता है पहले, और जैसे ही मोहनीय कर्म खत्म होता है केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। इस बात को समझ जाओगे ना तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि जब आप अपने पथेटिक टीचर, मान लिया कि आपका कर्म इतने खराब है कि आपको घटिया से घटिया टीचर मिला है, तो पथेटिक टीचर का भी आप विनय करोगे ना, तो आप टीचर से भी ज्यादा अच्छे ज्ञान में बन जाओगे।
समझ में आ रहा है ये चीज समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, अब क्या आप गालियां दे सकती हो बेकार टीचर की? हाँ, दे सकते हो? समझ में आया कितना डिफिकल्ट है? प्रॉब्लम आती है कि ये सिर्फ जैन धर्म के रिलेटेड में नहीं, जैन धर्म में तो आप बड़े चुस्त हो जाते हो कि भैया मुझे अभिनय नहीं करना, पर हर फील्ड में क्या आप विनय नहीं कर पाते हो? हर फील्ड में कैसे करोगे? आपके घर एक आदमी फ्रिज रिपेयर करने आया, आप उसके साथ कैसे ट्रीट करते हो? उसने ज्यादा टाइम लगा दिया, उसने या ठीक से फ्रिज ठीक नहीं किया, आपने कितने बदतमीजी से हम पेश आते हैं, बदतमीजी करते हैं उसके साथ, डांट भी लगाते हैं, धमकी भी देते हैं, कंप्लेन कर देंगे तेरी, राइट? हम लोग कई बार जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो ज्ञान वाले लोग होते हैं, उनका किसी न किसी वजह से हम इरिटेट होके उनका अभिनय करते हैं, और हमारे पास जेन्यून रीजन है इरिटेट होने का और गालियां देने का। जेन्यून रीजन होने के बावजूद भी आप नहीं गाली दे सकते, दिया वो ज्ञान गायब होगा। सिंपल सा थियरी है ये विनय की बुद्धि की। विनय दोगे ज्ञान मिल जाएगा। समझ में आ गया? मैं आपको इसमें ना 2-3 एग्जांपल्स बताती हूँ, ठीक है? हम आगे स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, 1-2 स्टोरी और पढ़ लेते हैं, फिर हम मैं इस पे कंक्लूजन्स करते हैं, ठीक है? सो दीदी 5th वाली स्टोरी पढ़ो ना। कूप खनन। ये किसी स्टोरी पे गांव किसी को सवाल हो तो अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है दीदी? 5th स्टोरी। किसी गांव में एक किसान रहता था। गुरु कृपा से वह भूगर्भ विज्ञान में बड़ा कुशल था। एक समय उसने गांव के किसानों को बतलाया कि यहाँ इतना गहरा खोदने पर पानी निकल आएगा। उसके कथन अनुसार लोगों ने उतनी गहरी जमीन खोद डाली, फिर भी पानी नहीं निकला। तब किसान ने उनसे कहा कि इसके पास जरा एड़ी से प्रहार करो। उन्होंने जब एड़ी का प्रहार किया तो तत्काल पानी निकल आया। ये किसान की विनय की बुद्धि थी। ओके, इतनी गहराई में उसको वो चीज समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम शूटिंग भी वो कर पा रहा है, ठीक है? इसका मतलब वो ज्ञान को फील कर पा रहा है, अपने बॉडी में फील कर पा रहा है, अरे ये प्रॉब्लम है, बस एड़ी से मारो पानी निकल आएगा, और ऐसा हुआ भी, ठीक है? राइट? कि ही कैन फील द ज्ञान, बट ही कांट पुट इट इन वर्ड्स। वो उससे उसको जाके यदि कोई पूछ लेना कि भाई तुझे ये ज्ञान कैसे आता है और ये ज्ञान मुझे सिखा दो, तो क्या वो आपको ज्ञान सिखा पाएगा? पता है क्या बोलेगा? यार मुझे नहीं पता यार, बट आई नो द आंसर। क्या बोलेगा? आई नो द आंसर, बट हाउ डू यू नो द आंसर? वो हाउ नहीं बता पाएगा आपको। समझ में आया? लॉट ऑफ पीपल जो वैनय की बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो लोग आपको बता नहीं पाएंगे कि मैं इसका आंसर कैसे ला रही हूं, दे हैव नो क्लू हाउ, पर उनको आंसर समझ में आ रहा है। तो इस आदमी को जमीन से कहां पे पानी निकले, कैसे निकले, उसमें वो एक्सपर्टीज है। कर किया हो गया, कैसे क्या आया होगा उसको? तो भगवान कहते हैं ये उसके विनय करने की वजह से उसको ये शिवक्षम उत्पन्न हुआ और ये ज्ञान आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट स्टोरी दीदी। घोड़े की परख। एक समय घोड़े के व्यापारी घोड़े बेचने यदुवंशी राजकुमारों ने शरीर आदि आकृति वाले बड़े बड़े घोड़े खरीदे, किंतु विनयी वसुदेव ने लक्षण संपन्न एक दुर्बल घोड़ा खरीद लिया। कुछ ही दिनों में वह घोड़ा चाल में इतना तेज हो गया कि सब घोड़ों से आगे रहने लग गया। लक्षण संपन्न घोड़ा चुनकर लेने में वसुदेव की विनयजा बुद्धि थी। ओके, वट एवर कांट बी टॉट वैसा ज्ञान दिला देता है आपको। मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ कि कोई ये कहीं लिखा है इसकी स्टोरी के अंदर कि उसको घोड़े सिखाने की कला किसी ने सिखाई, घोड़ा चूज करने की कला किसी ने यहाँ पे स्टोरी में लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, पर आंसर है कि उसको नहीं सिखाया किसी को, उसको जस्ट समझ में आ गया, बस ये करना है, ये समझ में आ गया। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, वट एवर कांट बी टॉट वैसा ज्ञान दिला मिल जाता है, वट एवर कांट बी टॉट। तो आपको करना क्या है? विनय करना है, ठीक है? सो हम लोग ये स्टोरीज आगे की ना आप 2-3 पढ़ के आइएगा, ठीक है? तो वृद्ध की सलाह। आज मैं आपको पूछना चाहती हूँ
एक होमवर्क लिख लीजिए, व्हाट इज विनय। अगेन, विनय इन टर्म्स ऑफ विनय की बुद्धि, विनय नॉट इन टर्म्स ऑफ सम्यक दर्शन के वो जो सम्यक दर्शन वाला विनय का की डेफिनेशन नहीं मान रही। व्हाट इज विनय इन टर्म्स ऑफ विनय की बुद्धि, आपको एक छोटा सा लिख के आना, पॉइंट वाइज लिख के आइए, मतलब मुझे थियोरी नहीं चाहिए, पॉइंट वाइज लिख के आइएगा अगली क्लास में। ये होमवर्क है, ये इसलिए लिखने को बोल रही हूँ क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और विनय सम्यक दर्शन का विनय में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, कई चीजें सेम भी है पर कई चीजें फर्क होती है। ठीक है, सो ये होमवर्क आपको मिल गया है। जब हम कोई ज्ञान है ना सुपरफिशियल लेवल पे करते हैं ना, तो आप देखोगे उसका रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। कई लोगों ने डिग्रियां ले ली इंजीनियर की, कुछ कर ही नहीं पाते हैं, होता है ना, डिग्री मिल गई, ठप्पे मिल गए, पर उनको नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, फिर बेरोजगार बैठे हैं। क्यों? अपना वो दिमाग लगा के कुछ नहीं किया उन लोगों ने। क्योंकि वो कहते हैं इन डेप्थ ज्ञान जो होता है ना, वही आपको रिजल्ट दिलाता है, इन डेप्थ ज्ञान रिजल्ट दिलाता है। आपने यदि जैन धर्म का भी ज्ञान किया है और सिर्फ कंठस्थ करके मार्क्स लिए हैं, लेकिन तलस्पर्शी ज्ञान नहीं किया है, उसको फील नहीं किया है, वो जो बोलना चाहते हैं वो नहीं किया है, क्योंकि आप विनय नहीं कर रहे हो सही लोगों का, तो आपको जैन धर्म नहीं समझ में आएगा। फिर वही होगा, आप पाठ्यक्रम के एग्जाम में 100 on 100। ठीक है, आप मुझे खुद बताइए, ज्ञान में अभवी जीव 9वें पूर्व तक का ज्ञान कर सकता है, इसका मतलब उसको भी काफी ज्ञान है, फिर भी उसमें कमी दिखाई देती है ना। ठीक है, तो हमारी आत्मा ने भी अनंत बार विनय की बुद्धि से हर फील्ड में एक्सपर्टीज पैदा की है, हर फील्ड में। किसी भव में मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट थी, किसी भव में मैं युद्ध कला में, मतलब बड़ी तलवार लेके युद्ध करने में एक्सपर्ट थी, किसी भव के अंदर मैं लकड़ी के फर्नीचर बनाने में एक्सपर्ट थी, किसी भव के अंदर मैं घर बनाने में एक्सपर्ट थी। हर चीज में मेरी आत्मा एक्सपर्टीज रह चुकी है पास्ट के भवों में। ये समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर इस भव में आपका इतना बुरा हाल क्यों है कि आपको ओनली कुछ चीजों में ही एक्सपर्टीज है? कहाँ गया वो पिछले भवों का ज्ञान? विनय की बुद्धि से जो पहले किया था उसके ऊपर वापस कर्म आ गए, ज्ञानावरणी कर्म आ गए। राइट, आपको लगातार ज्ञानावरणी कर्म को हटाए रखने के लिए विनय कांस्टेंट करना चाहिए। ठीक है, हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट का, हर चीज का ज्ञान। मैं तो मैथ्स को वैसे ही गाली देती फिरती रहती हूँ, मैथ्स यार बेकार सब्जेक्ट ही बेकार है। ठीक है, यदि मुझे कहीं हिंदी या इंग्लिश लिखनी पड़ जाती है ना, तो मुझे लगता है यार ये लिखने की कला ही बेकार है। मैं क्या कर रही हूँ? अभिनय कर रही हूँ ना। हम अपनी प्रॉब्लम्स से हम और कर्म बंद कर रहे हैं। ठीक है, नॉट रियलाइजिंग कि हमको विनय करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस फील्ड का। ठीक है, सो आज मैं आपको, मैंने होमवर्क दे दिया है विनय के ऊपर, मुझे अच्छे से सोच के आइए करमजा विनय का में विनय का मतलब क्या है। आप बहुत आसान हो जाएगा जब आप संसार मोक्ष मार्ग से ही नहीं सोचोगे, आप संसार मार्ग से भी सोचोगे, क्योंकि संसार मार्ग मोक्ष मार्ग ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये एक एक फील्ड नहीं है। उत्पातिक बुद्धि में ज्यादातर संसार मार्ग था, इसमें दोनों है। तो मैं 7th और 8th स्टोरी नहीं पढ़ रही हूँ, 9th स्टोरी भी नहीं पढ़ रही हूँ। दीदी आप 10th स्टोरी पढ़ सकते हो? विश्व उपशमन। किसी राजा के राज्य को कुछ शत्रु
घेर लिया। उस राजा के पास बहुत थोड़ी सेना थी। उस सेना से वह शत्रु राजाओं से अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। इसलिए उसने पानी में विष प्रयोग करवाना शुरू किया। सभी लोग अपने अपने पास का विष लाने लगे। गुरु के पास से विनय से प्राप्त विद्या वाले एक वैद्य ने एक चने जितना विष ले जाकर राजा को भेंट किया। बहुत थोड़ा विष देखकर राजा वैद्य पर क्रुद्ध हुआ। वैद्य बोला, स्वामी, थोड़ा विष देखकर आप अप्रसन्न नहीं होवे। ये विषय आना था, सहस्त्र वेदी है। इस पर राजा ने कहा, इसके सहस्त्र वेदी होने का क्या प्रमाण है? वैद्य ने उत्तर दिया, राजन, किसी वृद्ध हाथी को मंगवाइए, मैं उसके शरीर में इसका प्रयोग करके दिखाऊंगा। वैद्य ने उसकी पूंछ में से एक बाल धीरे धीरे वह विष उसके प्रत्येक अंग में फैलता गया और वे अंग नष्ट से हो गए। तब वैद्य ने कहा, राजन, हाथी का सारा शरीर विष में हो गया है। अब जो भी विष में हो जाएगा। इस प्रकार यह विष क्रमशः 1000 तक पहुंचता है। हाथी को विष में हुआ जानकर राजा कुछ उत्तर बोला, क्या अब हाथी को राजन, मैं औषधि प्रयोग से इसको अभी निर्विष बना देता हूँ। ऐसा कहकर वैद्य ने उसी बाल में के छेद में एक औषधि का प्रयोग किया, जिससे कुछ ही समय में वह विष विकार शांत हो गया और हाथी स्वस्थ बन गया। ये देखकर राजा वैद्य पर बड़ा प्रसन्न हुआ। वैद्य की ये विनेजा बुद्धि थी। ओके, कई चीज होती हैं जिसके अंदर विनय बहुत जरूरी से होता है, खासकर वैद्य जैसे काम। वैद्य जो होगा उसने विनय कर करके क्या पता अपने गुरु से ज्यादा ज्ञान सीख लिया हो, पर गुरु भी तो खुश होके अपने प्यार से सब कुछ सिखाएगा ना अपने शिष्य को, क्योंकि वो इतना प्यार करता है। अकड़ वाले शिष्य को, मिसबिहेवियर करने वाले शिष्य को कौन पढ़ाना चाहेगा। इसलिए यहाँ पे बताया कि वो वैद्य के पास एग्जैक्टली पता था कि उसको क्या कितना वैद्य में क्या डालना है। आप देखिए, वैद्य कितने बैठे हैं, कितने हम लोग जाते हैं उनके पास। सम वेद्स आर वेरी गुड, बट सम वेद आर नॉट सो गुड। ओनली जिसने विनय किया होगा वही आगे बढ़ेगा। एक स्टोरी और पढ़ के ना मैं आपको एक दो स्टोरीज आपको बताती हूँ। एक पिक्चर है, वो पिक्चर देखिएगा, उसका नाम था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इंग्लिश पिक्चर, आई थिंक इंग्लिश या हिंदी है, मुझे पता नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली शायद इंग्लिश पिक्चर है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये है ना, हर बच्चे को देखनी। आप रिंकी दीदी आप भी देखो, चंचल जी आप भी देखना, और अपने बच्चों को भी दिखाना। ये रामानुजन हमारा एक मैथ्स प्रोडिजी था, जिसको आगे जाके नोबेल प्राइज भी मिला। वो नोबेल प्राइज भी मिला था मैथ्स के अंदर। ये जब छोटा था ना तब से ही इसको इस लेवल का शोषम था कि उसको मैथ्स की चीजें वो समझ में आती थी जो नॉर्मल लोगों, जो फॉर्मूलाज लोगों को समझ नहीं आते थे ना, वो बना के आंसर तक ले आता था उसको। बल्कि वो पिक्चर देखोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि उसका जो बॉस था, मतलब जो जब वो अब्रॉड गया और उसको उसको बोलता था स्टेप्स तो बता तू मुझे, तू आंसर तो ले आया, स्टेप्स बता। तो कई बार वो बोलता था स्टेप्स की जरूरत नहीं, आप आंसर ही देख लो। तो कहता है नो, वी नीड स्टेप्स, स्टेप्स बताओगे तो हमको सीखने को मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। तो कई बार वो बोलता था कि मुझे समझ नहीं आता क्यों, पर मुझे आंसर पता है। वो खुद कई बार स्टेप्स नहीं क्रिएट कर पाता था। इतना परफेक्ट था कि वो फ्यूचरिस्टिक मैथ्स, जो अभी तक मैथ्स का जो क्वेश्चन भी क्रिएट नहीं हुए थे, उस तरह के प्रॉब्लम लिख के सॉल्व कर रहा था। उसको जब पूछा जाता था कि भैया तेरे को ये ज्ञान कैसे मिला, तो आपको पता है उसने क्या बोलता है, कहते हैं मुझे पता नहीं, पर जब मेरे घर के पास एक मंदिर है चामुंडा देवी का, मैं जब उस मंदिर में बैठता हूँ तो मुझे अपने आप, मतलब वो होता है ना जब आदमी मंदिर जाता है, आप विनय करता है देवी देवता का, तो कहते हैं मुझे लगता है कि वो देवी मुझे बता रही है और मैं खट 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 लिखता जा रहा हूँ। वो जमीन पे ही चौक से लिखता जाता था और वो बड़े से बड़े फॉर्मूलाज उसको समझ में आ जाते थे। उसको अपनी देवी पे इतना विश्वास था, इतना विनय था, और वो बोलता था बस वो मुझे देवी सिखाती रहती है, मैं सीखता जाता हूँ, मुझे आता था। ही हिमसेल्फ, उसको खुद को नहीं पता था मुझे क्यों आंसर्स आ रहे हैं। विनय की बुद्धि, लॉजिक ही नहीं है कुछ के भैया कैसे समझ में आ रहा है तुमको, पर समझ में आ रहा है। ठीक है,
ये पिक्चर मैं हर बच्चे को बोलती हूँ प्लीज देखो, हर बच्चे को, स्टूडेंट को तो बोलती हूँ देखनी चाहिए, हमको भी देखनी चाहिए क्योंकि हम भी माँ के एंगल से वो ये पिक्चर मैं इसलिए भी बोलती हूँ देखने के लिए क्योंकि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो क्या क्या मूवी इंपॉर्टेंट का नाम एस्पेक्ट? क्या बताया आपने? द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये रामानुजन की मूवी है, ठीक है। ये मैथ्स प्रोडिजी था, आगे जाके नोबेल प्राइज भी मिला था। पर मैं ना इस ये मूवी देखने का विनयजा बुद्धि के अलावा भी मैं बता देती हूँ क्यों मैं चाहती हूँ आप ये पिक्चर को देखो। ये पिक्चर में ना बताया जाता है कि वो उसकी इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस होने की वजह से वो अब्रॉड जाता है। अब्रॉड मतलब उसको मतलब कॉलेज बोलता है आप आओ, सब कुछ लेके जाता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो वेजिटेरियन है, क्योंकि बाहर के लोग तो सब नॉन वेजिटेरियन होते हैं और वो खुद वेजिटेरियन होता है। उसको खाना बनाना आता नहीं है क्योंकि वो सबके साथ खा नहीं सकता है, क्योंकि उसके माँ बाप ने ऐसे व्रत दिला दिए होते हैं उसको कि भैया तू नॉन वेजिटेरियन नहीं खा सकता, तू ये नहीं खा सकता, तू वो नहीं कर सकता। उसको खुद को आता नहीं है, या तो सीख के आओ। एक तो बाहर जा रहे हो, उसको आता ही नहीं है खाना बनाना, ये सब कुछ करना। तो वो कच्चा खाता है, कभी नहीं खाता है, कभी स्किप करता है खाना। उसका खाने का इतना ज्यादा बुरा हाल होता है कि आगे जाके वो बीमार रहने लगता है, और इतना ज्यादा बीमार रहने लगता है कि वो बहुत कम उम्र में ही मर जाता है। तो वो जब मैं पिक्चर दिखा के कई स्टूडेंट्स, जो मेरे जो स्टूडेंट वाले जो होते हैं, जैनिज्म पढ़ने वाले स्टूडेंट, मैं बोलती हूँ इससे ये भी सीखने को मिलता है कि आप जितने भी बड़े प्रोडिजी हो, जितना भी बड़ा आप किसी फील्ड में आप में हुनर हो, आपको बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं आते हैं, जो है खाना बनाना, सरवाइव करना, हर सिचुएशन में अडेप्ट करना नहीं आता है ना, राइट? तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर होगा, आपका बाजा बचेगा, राइट? जब उसकी मम्मी बोल रही थी कि भैया तुम वेजिटेरियन रहो, तो उसकी मम्मी को खाना बनाना सिखाना चाहिए था ना, या उस बच्चे को सीखना चाहिए था, ठीक है। जब मैं भी अब्रॉड गई थी, तब मैं कॉलेज में थी, मुझे भी खाना बनाना नहीं आता था। पर शुक्र मनाओ, जब अब्रॉड गए ना, जब कनाडा के अंदर लोग बॉइल्ड खाना ही खाते थे, तो मेरे लिए बहुत आसान था, बस बॉईल कर दो नमक डाल दो, बॉईल कर दो नमक डाल दो। सो आई यूज्ड टू कीप डूइंग दैट, और आई यूज्ड टू फिल माय टमी। और मैं बहुत सारे फ्रूट्स खाती थी, और मैं वेजिटेबल्स खा, मतलब जो सब्जियां बॉईल करते रहते थे, बॉईल सब्जी बॉईल की खा ली। एंड आई सर्वाइव्ड ऑन बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। पर मान लो किसी में ये सर्वाइवल टेक्निक, क्योंकि मेरे में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी, भैया मैं सर्वाइव करूंगी, मुझे पता है मेरा पेट भरना है किसी भी तरह से, तो मैं खाना लाई, सब्जियां बॉईल की खा ली। मान लो किसी में ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है और उसको खाना बनाना भी नहीं आता है, आपको क्या लगता है वो कहीं भी, जितनी भी कला है तुम में, तुम रामानुजन जैसे जितने भी विद्वान हो अपने फील्ड में, क्यों बीमारियां लग गई खाने को जब नहीं मिलेगा तो कुकिंग इज अ लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स पे कॉन्सेंट्रेट करो। अडेप्ट करना लाइफ स्किल्स है। और क्या लाइफ स्किल्स है? बहुत सारे लाइफ स्किल्स हैं। कुछ व्हीकल चलाना आना चाहिए, लाइफ स्किल्स है। ये सब नहीं आता है ना, तो बाजा बजता है। तो ये स्टोरी में उत्पातिक बुद्धि के अंतर्गत मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ। क्या चीज बता रही हूँ? लाइफ स्किल्स आनी चाहिए और खाना बनाना आना चाहिए, ठीक है, हर बच्चे को आना चाहिए। आपके पास इतने पैसे हैं कि आप जिंदगी में कभी ड्राइव ना करो, जिंदगी में कभी खाना ना बनाओ, वो आपकी प्रॉब्लम है, दैट्स टोटली ओके। आना चाहिए इज मोर इम्पोर्टेंट, आना चाहिए। आर वी वेरी क्लियर? इमरजेंसी के अंदर कभी कभी ड्राइवर नहीं होता है, कोई अचानक रात को बीमार पड़े, तो क्या आप ड्राइवर की वेट करोगे? सुबह वो ड्राइवर आएगा तो वो लेके जाएगा आपको। हाँ, लाइफ स्किल्स आने चाहिए। और आजकल की दुनिया में तो मोबाइल भी आना पड़ेगा आपको, मोबाइल नहीं आता तो आप वैसे ही हैंडीकैप हो, ठीक है। तो ये उत्पातिक बुद्धि के अंतर्गत मैंने इंफॉर्मेशन दी, बट अगेन रामानुजन का मैं ये बताना चाहती थी, उसको भी विनय की वजह से मैथ्स में जो चीजें समझ में आ रही थी वो आ रही थी, और उसको कम उम्र से आ रही थी, कम उम्र से आ रही थी, इसका मतलब पिछले भवों में उसने विनय करके पिछले भवों का ज्ञान वो इस भव में लेके आया, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको पूछती हूँ, आप खुद एक लिस्ट बनाओ, आपको बचपन से क्या क्या चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आती है, लेकिन आपको पता नहीं है आपको क्यों समझ में आती है। जैसे चंचल जी बोलेंगी मुझे खाना टेस्ट लेके मुझे समझ में आ जाता है कि ये क्या इंग्रेडिएंट्स डाले होंगे, कि काली मिर्च डाली होगी कि इलायची डाली होगी, मतलब मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। कईयों को मैं जो टेस्ट समझ में टेस्ट आ में रहा है, जाती हूँ, वहाँ की भाषा मुझे 1-2 दिन में समझ में आने लग जाती है।
जी? चाइनीज तो मेरे को कहीं है भी नहीं, पर 2 दिन में मुझे वो समझ में आने लग जाती है। मराठी मैंने कभी सीखी नहीं, तो 2 दिन गई तो मुझे मराठी बोलना भी आ गया, तो मैं थोड़ा आश्चर्य कर रही थी खुद पे ही कि ये कैसे आता है, मुझे क्या पता। वेरी गुड। सो ये आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कई चीजें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। पास्ट के भवों में कई लोग लिंग्विस्ट होते हैं। लिंग्विस्ट का मतलब होता है 2 दिन के अंदर नई लैंग्वेज अडेप्ट करते हैं। और हमारे जैसे लोग बचपन से लेके 50 साल हो गए ना इंग्लिश ढंग से लिख सकते हैं ना हिंदी ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है, सीरियसली इंग्लिश भी मेरी मतलब अभी तक स्पेलिंग मिस्टेक होती है। हमको बोलना आता है पर लिखना ही नहीं आता है ढंग से। स्पेलिंग मिस्टेक अभी तक होती रहती है। ठीक है, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। आज तक मुझे ई की मात्रा नहीं समझ में आई हिंदी के अंदर कि इधर जाएगी कि इधर जाएगी। तो मुझे पता है कि ये नहीं समझ में आएगी। मैंने भी ज्ञान और ज्ञानी की साधना की है ना, की है, इसलिए ये हाल हो रहा है। ठीक है, आपने विनय किया है चंचल जी, इसलिए शोभशम हो रहा है। राइट? विनय आपको खजाना दिला सकता है, ये समझ के आज के बाद अविनय नहीं करना है, आज के बाद गालियां नहीं देनी है, ये बात समझ लो। ठीक है, हर आदमी का ना अलग अलग चीजों में शयोपशम होता है। ठीक है, जैसे चंचल जी यदि बोलते हैं मुझे खाना बनाने में समझ में आता है, मुझे भाषा में शोभशम होता है, मुझे समझ में आ जाता है 2 दिन में कैसे हुआ मुझे नहीं पता है, मुझे समझ में आ रहा है। हर आदमी का किसी ना किसी फील्ड में होता है। रिंकी दीदी, आपको भी होगा। सोच के देखो किस फील्ड में है। कई लोगों को कपड़े देख के ही समझ में आ जाता है कि यार ये कपड़े ना कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, और ये शादी के मौके के लिए ये कपड़े ठीक नहीं है। कई लोगों को इतना समझ में आता है, और हम जैसे लोग ऐसे सोचते हैं कि यार तुझे समझ कैसे आया है यार ये बात। ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग, कई लोगों को स्वतः समझ में आता है। नए फैशन अपने आप समझ में आते हैं। नए नए कलर कॉम्बिनेशन अपने आप स्वतः समझ में आते हैं। उसने कहीं जाके जरूरी नहीं है कि फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की हो। समझ में आ रही है ना? राइट? वेने की पिछले भवों से भी लेके आया हो सकता है, इस भव में भी लेके आगे बढ़ रहा है। वेने की बुद्धि में अपने आप विनय की वजह से वो चीजें समझ में आ रही है। और खासकर इन चीजों में ये बोलना चाहती हूँ कि आप देखो मोस्ट ऑफ द घर जिनमें माँ बाप का विनय होता है, राइट, वो घर में का अपने आप बरकत होती है। बरकत होती है, ये चीजें भी देखो। ये भी होता है। ये भी विनय की बुद्धि का एग्जाम्पल है कि जिस घर में माँ बाप का जनरल विनय होता है, जनरल विनय का मतलब ये नहीं है कि वर्शिपिंग, पर विनय होता है ना, वो उस घर में बरकत होती है। बट जिस घर के अंदर घर के बड़े बच्चों पे अत्याचार करते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। आप लोग बोलोगे नहीं नहीं किस घर में बेवकूफी लोग होंगे कि बड़े लोग अत्याचार करते हैं, पर ऐसे मैंने कितने घर देखे हैं। चाइल्ड अब्यूज के कितने केसेस देखे हैं, राइट, कि बड़े लोग छोटे लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। वो घर कभी नहीं पनपते। क्यों नहीं पनप रहे हैं? क्योंकि उनका भी विनय नहीं हुआ। ठीक है, इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि सिर्फ विनय बड़े लोगों का नहीं होता है, छोटे लोगों का भी विनय करना है। ये मत सोचो कि उम्र से मैं छोटा आदमी है तो मैं उसका क्यों विनय करूं। रिंकी दीदी, आप अपने से कम अपनी बहू का और अपने बेटे का क्यों विनय करोगे? वाई वुड यू बी नाइस टू देम? वाई वुड यू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम? छोटे हैं। क्योंकि विनय की बुद्धि ये नहीं बोलता है कि अपने से बड़ों को विनय करो, अपने से छोटों का भी विनय करो। रिस्पेक्ट देम फॉर व्हाट दे आर। राइट? मान लीजिए आपका बेटा और बहू कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको लगता है नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है ना? आप क्या बोलते हो? नहीं नहीं ये तो गलत बात है, ऐसे मत करो। वो फिर भी बोलते हैं नहीं हमको तो करना है। वो आपका विनय कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं हम करना चाहते हो। तो आप भी उनका विनय करो और बोलो ठीक है बेटा करके देख लो। राइट? अच्छा होगा तो सफलता मिल जाएगी, खराब हुआ तो शिक्षा मिल जाएगी। बेटा रिस्पेक्ट देम एंड टेल देम इट्स ओके, इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन, प्लीज टेक अ कॉल। हाँ, हम हैं तुमको संभालने के लिए यदि कुछ गड़बड़ हुई तो। आई एम जस्ट टेलिंग यू, छोटों का भी विनय करना सीखो। ठीक है, सिर्फ बड़ों का विनय नहीं किया जाता है। अपने लेवल के लोगों का भी विनय करो, अपने से छोटों का भी विनय करो। क्योंकि अपने से छोटे लोग भी कई मामलों में ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, हम भी ज्यादा बेवकूफ हैं कई मामलों में। ठीक है, हर आदमी किसी न किसी फील्ड में ग्रेट होता है। तो क्यों मान के चलते हैं क्योंकि हम किसी और फील्ड में ग्रेट हैं, पर चंचल जी दूसरे फील्ड में ग्रेट है, रिंकी दीदी किसी और फील्ड में ग्रेट है। तो हमको हर आदमी की उस फील्ड में ग्रेटनेस को एक्सेप्ट करके उसका विनय करके आगे चले जाओ। समझ में आ गया? ये विनय की बुद्धि बोलता है। ठीक है, तो एक सवाल है आप लोगों से
मान लीजिए चंचल जी, आपके आचार्य, मतलब आचार्य का मतलब है साधु भगवंत हैं, ठीक है? मतलब आप जिस संघ को मानते हो, जैन धर्म के साधु, जैन धर्म के आचार्य, किसी से कुछ ऐसा ज्ञान सीखते हैं जो मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, बत्तीस आगम का ज्ञान नहीं है, राइट? कोई और ज्ञान सीखते हैं जो जैन धर्म के संसारिक ज्ञान है। जैसे राम गुरु के बारे में मुझे पता है, उनको एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा ज्ञान है, मुझे नहीं पता है, मतलब आई नो। तो ये विद्या बत्तीस आगम में तो नहीं है ना? एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान कहाँ से सीखी? संसार मार्ग की का ज्ञान है ना, मिथ्याश्रुत है ना, बाहर का ज्ञान है। मान लो उन्होंने जब किसी से भी सीखी, आचार्य ने या जैन साधु ने, तो क्या वो आचार्य और जैन साधु जिससे सीखा है उसका विनय करेंगे कि नहीं करेंगे? विनय बोलो करें। बोलो, अनम्यूट करके आप। हाँ हाँ, विनय विनय तो करेंगे। विनय शिक्षा चाहे कोई भी तरह की हो, या करेंगे, विनय हाँ, तो करेंगे। भी तरह का विनय तो हर हाल। विनय मतलब मूल चीज है सब चीज के लिए। पर वो तो जैन साधु हैं, उनको तो सुदेव सुगुरु सुधर्म का ही विनय करना है सम्यक दर्शन के अंतर्गत। वो फिर संसार की चीजें सीख रहे हैं, मान लो संसार की कोई भी बत्तीस आगम को छोड़ के जो भी मिथ्याश्रुत है, जो भी साइंस सीख रहे हैं, राइट, अच्छा, जिससे भी सीख रहे हैं, आचार्य उपाध्याय उसका कई विनय विद्याओं के जानकार होते हैं, तो वो हाँ, इस तरह की विद्याएं भी सीखते हैं और उसका उपयोग वो किसी अन्य कार्य के लिए नहीं करते हैं। वो स्वयं के लिए, या जैसे विहार करते हैं तो वो मोक्ष दिन भर मार्ग के, देखते हैं, हाँ, चतुर्विधि संघ के लिए क्या करते कर्म हैं, ये मुझे देखते समझ में हैं, आया। वो सब देखते हैं, पर उसका उपयोग वो सांसारिक कार्यों के लिए नहीं करते। नहीं, उपयोग नहीं करते संसारिक काम में, बट क्या वो विनय करते हैं अपने टीचर का? हाँ, विनय तो करेंगे। विनय करते हैं, ज्ञान आप बोल लिया रहे है हो? तो ज्ञान, टीचर हो गया तो ज्ञान दिया है उनसे, तो उनका विनय तो करना समझ ही में आ गया, चाहिए। इसका मतलब आप लोग खुद ही बोल रहे हो, ज्ञान दिया है, लिया है तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एक जैन साधु और आचार्य भी यदि कोई ज्ञान लिया है संसार का रिलेटेड, संसार का एनीथिंग, किसी से एबेकस सीखा है, किसी से मैथ सीखा है, किसी से फ्रेंच सीखा है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? क्यों? ये तो उनमें भी ये रहने की बुद्धि से वो जो चीज आ रही होगी वो बंद हो जाएगी। समझ में आया? तो यदि आचार्य और साधु भी कर रहे हैं, तो हम जैसे श्रावकों को ये बात समझ के और ज्यादा करनी है कि नहीं करनी है? ये समझ में इधर आया? कर, सब धूल भरा पड़ा है ये टेबल। क्या ये लक्ष्मी देखो आंटी? जो टेबल पर धूल भरा हुआ है, सामान हटा के कर। ओ सॉरी। ओके, हम ये चीज इसलिए मैं बताना चाह रही हूं कि आप यदि नॉन जैन की विनय करते हो तो ये कभी मत सोचो कि यार मेरे को तो सुदेव सुगुरु सुधर्म के अलावा किसी और का विनय नहीं करना है, राइट? संसारिक ज्ञान भी आपको चाहिए, नहीं तो आप सरवाइव नहीं करोगे संसार में। उस ज्ञान को लेने के लिए आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है? फिर हमने ये भी चीज देखी है कि ज्ञान स्वतः समझ में आ रहा है तो वो आपको हाउ नहीं बता पाएंगे, तो आप उनसे जरूरी नहीं सीख पाओगे, बट आप उस आदमी का विनय करके आप वो ज्ञान सीख पाओगे। ये भी समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। फिर आपने एक और भी चीज सीखी कि इसमें उम्र नहीं देखी जाती, अपने से छोटों का भी विनय होता है, ठीक है? अपने से छोटों का भी विनय होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे जो होते हैं ना, हर बार तुमसे ज्यादा, मतलब जहां हम खत्म होते हैं ना, बच्चे हमेशा वहां से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे भी तो सीखा है, पर उन्होंने और भी तो कुछ सीखा है ना, राइट? दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम मोर वाइजर देन अस। तो हर बार उनकी बात निगेट मत करो, सुन तो लो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उनको अपनी राय बता दो कि मेरा इस पे ये धारणा है, पर थोड़ी रिस्पेक्ट करके ना उनको करने दो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर करके ही वो सीखेंगे, चाहे वो गलती गलत चीज सीखेंगे या कुछ करेंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ बच्चों को भी रिस्पेक्ट देना सीखो, ठीक है? चंचल जी, आप एक्सपर्ट हो तो क्या है, बहू तो डफर होती ही है, ठीक है? बच्चे तो कुछ पढ़ाई नहीं करते, अच्छे मार्क्स नहीं लाए, तब उनको गालियां दी जाती है कि वो डफर हैं, ठीक है? मान लो उनकी कंप्लेन आती है तो उनको डफर समझा जाता है, नॉट रियलाइजिंग कि उनमें भी कितनी क्वालिटीज होती हैं, ठीक है? हर आदमी में कुछ ना कुछ 10 क्वालिटी तो होंगी। तो आज का होमवर्क ये है, आपको अपने 10 क्वालिटीज वो ढूंढ निकालनी है जो आपको विनय से प्राप्त हुई है, विनय से। उत्पातिक की बात नहीं कर रही हूँ,
विनय से, और आपको पता लग जाएगा कि ये विनय की बुद्धि है। पता नहीं मुझे क्यों आती है, मुझे समझ आ रहा है, अब मुझे ये भी नहीं पता, मैंने किसी से नहीं सीखा है, पर मुझे समझ में आ रहा है। लिस्ट बनाओ 10 थिंग्स। ये मैं इसलिए आपको होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि आपको डिफरेंशिएट समझ में आएगा कि उत्पातिक बुद्धि अलग है, आगे जाके कर्मजा बुद्धि और पारिणामिक बुद्धि से भी आपको डिफरेंशिएट करना है। आप पिन पॉइंट करो कि ये कर्म के विनय की बुद्धि से क्या आ रहा है, मैंने विनय किया तो मुझे समझ में आ गया। ठीक है। सो अगेन सवाल खड़ा होता है, यदि जैन आचार्य और साधु विनय करते हैं, संसारिक जो ज्ञान है मतलब मिथ्या शुद्ध को पढ़ाई करते वक्त उनका भी विनय करते हैं, तो क्या आपस में एक संघ वाले दूसरे संघ का विनय करते हैं? उनसे यदि कुछ वार्तालाप होती है तो? यदि पालने वाले साधु हो, पालने वाले, देखो नॉन नहीं पालने वालों को तो छोड़ ही दो, लेट अस नॉट गेट इनटू देम इनटू द पिक्चर। पालने वाले जब होते हैं, जब आपस में मिलते हैं ना, तो यथा योग्य विनय करते हैं। वंदन व्यवहार नहीं भी कर सके, मान लो वंदन व्यवहार नहीं है, तो एटलीस्ट बाहर लेने जाना और बाहर तक छोड़ने जाना जब वो जाते हैं, इतना इतना विनय तो होता ही है। ठीक है। ये सब चीजें मैं आपको क्यों समझा रही हूं? अभी तक हम कट्टर हो चुके हैं बोलने के लिए कि भैया हम तो 3 लोगों का, सुदेव सुगुरु सुदेव का विनय करेंगे भैया, और किसी का विनय हम करेंगे नहीं। राइट। फिर लोग पूछते हैं हमारे कुल देवता का विनय करें कि नहीं करें। फिर लोग बोलते हैं हमारे सामने देवता आ जाए तो विनय करें कि नहीं करें। फिर लोग मुझसे सवाल ऐसे ऐसे मेरे से सवाल करते हैं ना विनय का। तो मेरा ये सवाल है, भैया खुद समझो ना, आपको जो चीज चाहिए, जिस चीज में आपको उस आदमी का विनय करना पड़ेगा। ठीक है। चाहे वो गरीब आदमी क्यों ना हो। तो मान लीजिए चंचल जी, आपके घर में एक सर्वेंट है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छी खाना बनाती है, और आपकी बेटी उससे सीख रही है खाना बनाना। राइट। सर्वेंट है, गरीब है, पेड एम्प्लॉई है, उसका विनय करने की जरूरत ही नहीं है, यू डोंट नीड टू डू देयर विनय। फिर भी अंदर से अहोभाव करना, बॉडी से नहीं दिखे तो भी अंदर से विनय करना। और यहाँ पे जो विनय की बात हो रही है ना, ये निश्चय नय से विनय की बात हो रही है, व्यवहार नय से नहीं हो रही है। अंदर से थैंकफुलनेस रखना, विनय भाव रखना। ठीक है। तो 2 होमवर्क मिल गए आपको। पहला है, आपको पॉइंट्स लिख के आना है कि विनय की बुद्धि में विनय का मतलब क्या है, आपको ये समझाना है। ठीक है। पॉइंट्स लिख के आओगे दीदी? दीदी, विनय की बुद्धि में विनय का मतलब क्या होता है? हाँ। और दूसरा क्या होमवर्क है? खुद में विनय की बुद्धि किस किस टॉपिक्स पे ऑपरेट होती है। फिर ये सोचो कि मुझे किस चीजों में ज्ञान ज्यादा चाहिए। कई कई चीजों में तो मैं बोलूंगी मुझे वो ज्ञान नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, पर कई चीजों का ज्ञान मुझे चाहिए ना। तो क्या चीज है जिनका ज्ञान मुझे चाहिए, वो लिस्ट बनाओ। आई वॉन्ट अ लिस्ट। ठीक है। आज अभी एक सिचुएशन मेरे आगे आई थी। आज मेरी 2 फ्रेंड हैं, तो उनको जाना था कि गलताजी जाना है हमको। तो मेरे को बोला चलो ना, मैं बोली हाँ चलती हूँ। तो बोले आप तो पानी में डुबकी उबकी नहीं लगाओगे, मैं बोली नहीं कोई बात नहीं, मैं तो ठीक है। और आजकल अभी है ना वो संकेत के 67 बोल समझे ना, जब उसका डिटेल में बहुत ज्यादा समझा, तो लगा कि भाई अन्य तीर्थियों को अपने को नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर मेरे मन में ये विचार आया कि, तो वो मुझे बोले कि अरे आप नहीं करोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं बोली नहीं, अच्छा लगने जैसा कोई बात नहीं, अच्छा भी नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता है। ठीक है, विनय है कि हाँ। भाई सब अपने अपने जगह है, सब अपना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे मंदिर में भी बहुत सारे मंदिर होते हैं, तो बोले हाथ जोड़ो, ये करो। अब मैंने वो संकेत के उसको सोच के कि भाई अभी मैं वो नहीं करूंगी, अभी मुझे जरूरत नहीं है उस सब चीज की, क्योंकि अब थोड़ा समझ में आ गया। तो और जब मेरे हस्बैंड ने संकेत के 67 बोल समझे, तो उन्होंने तो एक्स्ट्रा लेवल तक समझ लिए। तो मुझे भी उनके साथ साथ मैं ऐसा कर पाती, तो मुझे अब लगता है कि अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि मैं ये नहीं भी करूंगी तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर आज तो मेरी एक दूसरी समझो। दूसरी फ्रेंड ने यही बोला कि
आप में एक चीज अच्छी है कि ठीक है, आप मानो या नहीं मानो, पर आप उसकी बुराई नहीं करते, आप विनय कर रहे हो उनका भी। मैं बोली हाँ, मैं हाथ नहीं जोड़ती, मन से मेरा विनय है, सबके लिए विनय है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सब अपने हिसाब से है, जो भी होएगा। ठीक है, देखो मैं ना टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, ये विनय की बुद्धि, तो मैं आपको बोल रही हूँ हर फील्ड में हर बंदे का विनय करो, क्योंकि मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। बट जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, पता है मैं क्या बोलूंगी? आपके पास विनय की बुद्धि कम भी होगी ना, तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ जैन धर्म में सुदेव सुगुरु सुधर्म का विनय करके आप मोक्ष जा सकते हो। यू अंडरस्टैंड? तो आगे चल के मैं वही बोलने वाली हूँ कि प्लीज गो बैक नाउ टू सम्यक दर्शन वाला विनय के अंदर जाओ और उसी पे लाइफ ऑपरेट करो। मैं बोलूंगी भैया जो मैंने सिखाया है ना, उस पे ज्यादा टेंशन मत लो। नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, ज्यादा संसार की चीजें नहीं भी आती है तो छोड़ दो ना, क्या जाता है? उसके बिना भी तो लोग मोक्ष मार्ग में हलुकर्मी बन के लोग तीसरे भाव में मोक्ष जा रहे हैं ना। बट मैं क्या करूं, मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना विनय की नहीं, बुद्धि, तो पर मुझे बेसिक बताना पड़ रहा है ज्ञान भी भैया जरूरी समझा है। करो। जैसे आपका कहना है कि भाई बेसिक ज्ञान भी आना चाहिए सब चीजों का, आना थोड़ा चाहिए तो आना ही चाहिए जो जरूरी है। जैसे यार, आप बेसिक खाना लाइफ बनाने स्किल्स तो का आनी कहते चाहिए। हो कि आज अपने को बनाना नहीं पड़े, पर एटलीस्ट वी नो कि हाउ टू मेक इट, तो हम बनवा तो सकते हैं, टेस्ट तो कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई राइट, ये इससे कर लो। तो वो बेसिक ठीक है, ज्ञान तो है ही। राइट। सो नहीं, पर मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि आपने जो कि वो जो आपका जो एग्जाम्पल था ना, वो वो सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग के मतलब वो मिक्स था। तो मैं ये बोल रही हूँ कि भैया जस्ट बिकॉज मैं ये टॉपिक ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अलाउड है, ये भी सबका विनय भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर अलाउड है। ये टॉपिक में विनय की बुद्धि लेने के लिए आपको करना पड़ रहा है। जैसे मैं इस टॉपिक से निकलने वाली हूँ ना, मैं आपको फिर से एक लेक्चर देने वाली हूँ कि भैया गो बैक टू सुदेव सुगुरु सुधर्म। ओके, सो डोंट वेट, अब मैं जस्ट थोड़ा टाइम बर्दाश्त कर लो मेरे को। हाँ, उस पे गॉट वो द पॉइंट? लगा देते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगा देते हैं ना साथ में, कि भाई किस जगह क्या स्थिति है, उस समय क्या करना चाहिए। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ श्रावक होके ना संसार मार्ग आपको करना पड़ेगा। संसार भाग में आपको कुछ एक्सपर्टीज चाहिए होंगी, उस संसार भाग में जो एक्सपर्टीज चाहिए उसके लिए आपको उस चीज का विनय कर लो, आगे बढ़ जाओ, बस वो चीज मिल जाएगी, खत्म हुई बात। ठीक है, संसार मार्ग में भी पढ़ाई जरूरी है, ठीक है, कई चीजें बहुत जरूरी है। बट आप देखो कई लोगों की पर्सनालिटी बन जाती है विनय करने की, ठीक है, बी नाइस बी नाइस बी नाइस, ठीक है। तो ये ग्रहण कर लो, पर आगे जाके सिर्फ सुखदेव सुगुरु से तो अभी मैं ये नहीं बोलने वाली, अभी अभी मेरा ये टॉपिक चल रहा है ना, तो अभी मैं वखाण कर रही हूँ कि भैया हर चीज का विनय करो, हर चीज का करो, ठीक है, और हर चीज में एक्सपर्ट बन जाओगे अगले भाव में। गॉट द पॉइंट? तो ये 2 होमवर्क तो मैंने आपको दे दिए। ओके, तो हमने ये समझ लिया कि ये सिखाई नहीं जा सकती है। कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम आदमी को भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं मुझे ये कैसे समझ में आ रहा है, पर उसको समझ में आ रहा होता है, ठीक है। मैं मेरे को तो ये समझ ही नहीं आया, फिर भी समझ में आ रहा है यार, ये कैसे हो गया? कोई बोलता है पढ़ा दो, ये कैसे बताऊं कि मैं कैसे करती हूँ? आई डोंट नो, यू अंडरस्टैंड? होता है ना, आई डोंट नो हाउ आई डू इट, बट आई जस्ट सिंपली डू इट, ठीक है। तो हम एक और स्टोरी पढ़ ब्रह्मचर्य की दुष्कर्ता की स्टोरी कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमारा ना थोड़ा मोक्ष मार्ग में वापस थोड़ा विनय डेवलप होगा। ये मोक्ष मार्ग वाली 11 और 12 नंबर की स्टोरी, दीदी ये पढ़ लो, थोड़ा विनय में आ जाएंगे। आई वॉन्ट टू बैलेंस द क्लास। ब्रह्मचर्य की दुष्कर्ता। पाटलिपुत्र में कोशा नाम की एक वेश्या रहती थी। उसके घर स्थूलभद्र मुनि ने विशिष्ट ज्ञान दिया के स्थूलभद्र मुनि को विचलित करने की प्रत्येक चेष्टा अपने संयम धर्म से किंचित भी विचलित नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने कोशा को ऐसा धर्मोपदेश दिया जिसके प्रभाव से राजनियोग, राजा का दबाव के अतिरिक्त मैथुन का त्याग कर वह श्राविका बन गई। किसी समय एक रथिक ने राजा को प्रसन्न करके कोशा स्वीकार कर कोशा को रथिक के साथ रहने के लिए नियोग दबाव डाला। किंतु जब वह रथिक कोशा के पास पहुंचा तो वह बार बार स्थूलभद्र मुनि की स्तुति करने लगी और रथिक की उपेक्षा करती रही। रथिक अपने कला विज्ञान से उसको प्रसन्न करने के लिए अशोक वाटिका में ले गया। वहां
उसने पृथ्वी पर खड़े रहकर आम्र वृक्ष के आम्र की मंजरी को अर्धचंद्र के आकार से काट डाली। इस पर भी कोशा प्रसन्न नहीं हुई और बोली, शिक्षित पुरुष के लिए क्या दुष्कर है। देखो, मैं सरसों के ढेर पर सुई में पिरोए हुए कनेर के फूलों पर नाचती हूँ। ऐसा कहकर उसने सरसों के ढेर पर सुई में पिरोए हुए कनेर के फूल पर नाचकर दिखलाया। ये देखकर रथिक बहुत चकित हुआ। वैश्य ने कहा, आम्र की मंजरी को तोड़ना और सरसों के ढेर पर नाचना दुष्कर नहीं है, किंतु स्त्री समुदाय के बीच रहकर मुनि बने रहना एवं संयम से विचलित नहीं होना ही दुष्कर है। ये दुष्कर, दुष्कर और महादुष्कर है। ये कहकर कोषावेश्या ने स्थूलभद्र मुनि का जिसका रथिक पर गहरा प्रभाव पड़ा और फिर वह भी पर स्त्री गमन का त्याग कर श्रावक बन गया। रथिक और गणिका दोनों की ये विनयजा बुद्धि थी। ठीक है, कोशा वेश्या ने की स्टोरी हमको अच्छे से पता है, स्थूलीभद्र मुनि की स्टोरी हमको बड़े अच्छे से पता है, पर ये स्टोरी किसके एंगल से पढ़ाई जा रही है? कोशा वेश्या के एंगल से पढ़ाई जा रही है कि कोशा वेश्या देखो है तो वेश्या, हर चीज में एक्सपर्ट है, फूल पे नाच लेती है, पता नहीं कैसी कैसी नाचने से भी हाई लेवल का नाचना, मतलब एक्सपर्टीज है, बट फिर भी श्रावकपन आ रहा है। क्यों आ रहा है? साधु का विनय किया। कितना विनय किया? तो भाई इतना विनय किया कि जब राजा के दबाव में आके उसको बेच दिया गया, यू हैव टू गो टू समबडी, वहां पे भी जाके वो स्थूलीभद्र का विनय कर रही है। हर लॉयल्टी कुछ अलग ही लेवल पे विनय है। इतना फर्क पड़ा कि वो नहीं, वो जो रथिक था वो भी चेंज हो गया, और क्या हुआ? वो भी श्रावक बन गया। दिस जस्ट शोज द पावर ऑफ विनय, कि हम लोग नहीं, हमारे आसपास के लोग भी अपने विनय से दूसरे कितने आगे बढ़ जाते। ठीक है, हिस्ट्री में देखा जाता है कई लोग बहुत फेमस है, सम पीपल आर सुपर फेमस, सुपर सुपर फेमस है, तो कई लोग फेमस ही नहीं है। तो फेमस है तो किसी वजह से फेमस है, राइट? किसी वजह से फेमस है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास कोई गुरु नहीं था। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जब आचार्य पाटावली कर रहे थे नंदी सूत्र में से, तब एक आचार्य थे जिनका नाम समुद्र था, मतलब आई रिमेम्बर उनकी जो ख्याति थी, 7 समुद्र पार ऐसे वो जाती थी। तो उन्होंने वो जैन ज्योग्राफी में एक्सपर्टीज थी, पर उन्होंने अपने गुरु से नहीं सीखा था। किससे सीखा था? शयोपशम से। ऐसे ही करके बहुत सारे आचार्य अपने अपने शयोपशम से कई बार जो ज्ञान जो जितना मिलता है ना, उससे अनंत गुना ज्यादा उसको बढ़ा के प्रेजेंट हो जाता है। इस वजह से कई बार कई ग्रेट आचार्य ने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी लाइफ में। वैसे ही जितने भी वेद लिखे गए ना, 4 वेद है ना हिंदुइज्म में, ऋग्वेद, सामवेद, इस तरह से 4 वेद हैं। वो भी कोई एक आदमी का लिखा हुआ नहीं है, वो एक सीरीज ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम था तब से लेके बहुत लंबे टाइम तक जो ग्रेट लोग, किसी को आयुर्वेदिक का ज्ञान था तो आयुर्वेदिक का ज्ञान उसमें डाल दिया गया, किसी को एस्ट्रोलॉजी का था, हर फील्ड का ज्ञान बना के ना वो बुक 4 वेद बने हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग ऋषि थे। तो कैसे वो ऋषि को अपने आप समझ में आ रहा है एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान या वेद का ज्ञान, या ये सब कैसे समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे वो तपस्याएं करते थे। ऋषि क्या करते हैं? हिंदू लोग भी तो तपस्याएं करते हैं ना, साधना करते हैं ना, विनय करते हैं, स्तुति करते हैं, किसी ना किसी का तो कर ही रहे हैं ना। उनकी भी साधना, वो बात अलग है कि वो हम, आप बोलोगे कि वो हमारे सुदेव सुगुरु सुधर्म को नहीं करते, पर वो कर तो रहे हैं ना, किसी ना किसी की तो कर रहे हैं ना, राइट? उनकी वजह से उनको ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान को उन्होंने 4 वेदों में कंपाइल करके, वेद भी तो बहुत स्टोर, कहते हैं ना, एक स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है। ठीक है, वैसे ही आप देखोगे आजकल जितनी भी किताबें मिल रही हैं, कई किताबें सीरियसली बहुत अमेजिंग किताबें हैं। मुझे पता है क्योंकि मैं कुछ भी बुक्स पढ़ती हूँ। इनफैक्ट बीच में तो मैंने पचकान ले लिया था कि मैं कोई मिथ्याश्रुत नहीं पढ़ूंगी, बट जनरली
अभी मेरे पचका नहीं है तो मैं वैसे पढ़ लेती हूँ, मैं कितनी किताबें पढ़ती हूँ, कई बार किताबें पढ़ के लगता है इतना हाई लेवल की फिलोसफी, इतनी हाई लेवल का साइंस इन लोग को कैसे समझ में आ रहा है, जो हमारी स्ट्रगल करके भी हमको नहीं समझ में आता है। एंड देन यू आर वेरी थैंकफुल टू देम, एंड देन हम उनका विनय करते, पर उनको कैसे समझ में आया? उनको तो किसी ने सिखाया नहीं। तो आंसर क्या है? विनय की बुद्धि से उनको समझ में आया, क्योंकि उनको किसी ने सिखाया नहीं। अब आपको इस उत्पातिक बुद्धि और इसमें से समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? हाँ, उत्पातिक बुद्धि अलग फील्ड है, विनय की बुद्धि अलग फील्ड है। आपको जो अपने होमवर्क में लिस्ट बनाओगे ना कि मुझे ये चीज का ज्ञान चाहिए, आपको उस फील्ड में उस चीज का ज्ञान का विनय करना पड़ेगा। ठीक है? एंड इट इज टोटली ओके टू डू इट। आप संसारी जीव हो, आप श्रावक हो, आप साधु नहीं हो, तो आप यदि वो चीजें करते हो तो आपको टोटली अलाउड है, आपको कोई मना नहीं करेगा। पर आप बोलोगे कि ये संसारिक ज्ञान है, ये सुदेव सुगुरु सु नहीं सुदेव नहीं है, मतलब सुदेव सुगुरु सुधर्म नहीं है, पर मुझे ये ज्ञान चाहिए, इसलिए जिससे मैं ज्ञान ले रही हूँ उसका विनय कर रही हूँ, यथा योग्य विनय करना पड़ेगा। ऐसा करके श्रावक को बिल्कुल अलाउड है। ठीक है? ये सोच करके आज के बाद जब आप लोग सवाल पूछते हो क्या हम उसका विनय करें, क्या हम उसका विनय करें, जब आपके बच्चे को आप ट्यूशन टीचर रखते हो तो बच्चे को बोलो कि जब वो एंटर करते हैं कि उनका विनय करे यथा योग्य। लड़का है तो जाके पैर भी छुएगा, राइट? क्या उसके जब मान लो वो पैर छूता है तो क्या टीचर के मन में नहीं होता है वाह क्या बच्चा है, मैं इसको ज्यादा पढ़ाऊं, जितना हो सके अच्छा दे दूं? क्या मन नहीं करेगा? पढ़ाओ ये बच्चों को, ये सिखाओ। फिर आप मुझे बोलोगे नहीं पर हम तो जैनी, हम तो सुधे सुगुरु सुधर्म के बिना प्रणाम नहीं करेंगे, विनय नहीं करेंगे। तो अगेन मैं आपको ये वाला बताऊंगी, विनय की बुद्धि नहीं चाहिए ना आपको, नमस्कार पुण्य चाहिए ना, आपको आंटी आई करना वांट टू से, पड़ेगा। बात समझ? या मेरे भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई थी लास्ट ईयर की बात है, तो मैंने मेरे बेटे को बोला, एक्चुअली उसका टीचर ऑल द ऑजी था, ऑस्ट्रेलियन था, कि तू पैर छू, और उस दिन कुछ था भी, टीचर्स डे था आई थिंक, तो मैं टुडे इज टीचर डे, रिस्पेक्ट टू टीचर। और उसको इतना, मेरे बेटे को भी बहुत अजीब लगा, ऑस्ट्रेलियन, उसने कभी देखा नहीं था कि ऐसे पैर छूते करते। मैं भी फिर बहुत सोची थी मैंने सही किया गलत किया करवा के, बट अब मेरे को लग रहा है मैंने सही किया। आई डिड नॉट डू रॉन्ग, या मैंने गलत किया आंटी? व्हाट डू यू? आई वुड से यू शुड डू इट, आई वुड से, क्योंकि हम जो करते हैं ना वो हमारे संस्कार है। इट डिफाइंस अस, इट डज नॉट डिफाइन देम। यू अंडरस्टैंड? हमारे संस्कार, हमारे हमारे हमको जो सिखाया गया हम वो करेंगे। आई सोनल टोटली बिलीव, वो चाहे अंग्रेज क्यों ना हो, राइट? या आई वुड टच दैट। यदि मैं ज्ञान सीख रही हूँ आई वुड टच देयर फीट। ठीक है? आई वॉन्ट टू डिले माई एक्सपीरियंसेस ऑफ विनय एंड दिस थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। जब आप लोग अपने व्यूज शेयर कर लोगे ना, क्योंकि आपको अगली क्लास में लेके आना है, विनय की डेफिनेशन लेके आना है, और क्या लेके आना है आप लोगों को? आप में से कौन कौन से आप में कलाएं विनय से, विनयजा बुद्धि से उत्पन्न हुई है वो लिस्ट लेके आनी है। कौन कौन सी आपको चाहिए, राइट? वो भी लिस्ट लेके आनी है। और आपको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने कैसे विनय किया और आपको क्या मिल गया। आपको ये भी एग्जाम्पल्स लेके आओ। ठीक है? आप बोलोगे हाँ मैं जब 20 साल की थी मेरे साथ ये हुआ, जब मैं 40 साल की थी, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जितने हम एक दूसरे से शेयर करेंगे ना, हम एक दूसरे से करेंगे। ठीक है? मैं अपने एग्जाम्पल्स लास्ट में शेयर करना चाहूंगी। क्यों? वो सम अप कर देंगे आपको ये पूरा टॉपिक। ठीक है? बट इट इज डेफिनेटली अलाउड बिकॉज वी आर अ श्रावक। ठीक है? वी आर गोइंग टीचिंग द टॉपिक ऑफ विनय की बुद्धि। जितना विनय कर लोगे आगे बढ़ जाओगे। विनय सबका करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ गरीब है, नौकर है, छोटा बच्चा है, राइट? यदि उससे कुछ सीख रहे हो यू हैव टू बी नाइस टू देम। यथा योग्य विनय। बच्चा है तो उसके पैर नहीं छूने हैं, बच्चा है तो यथा योग्य विनय है, प्यार देना है, रिस्पेक्ट। ओके बेटा, आई अंडरस्टैंड, राइट? यथा योग्य विनय करना है। इसके बाद हम लोग, आप बाकी सारी दो तीन स्टोरीज और हैं, आप खुद कर लीजिएगा, मैं वो स्टोरीज नहीं करूंगी मैं, बट ये वाले जो भी होमवर्क है ना मैं उस पर डिटेल में डिस्कशन करूंगी, राइट? क्योंकि मुझे ये बताना है कि आगे जाके आपको और मुझे करना क्या है, तो इसके लिए मुझे डिस्कशन, आपकी स्टोरी सुननी है। और आप यदि अगली क्लास में स्टोरीज नहीं लेके आए फिर हम ये पूरी क्लास वेस्ट हो जाती है। तो प्लीज स्टोरीज लेके आना, आप बहुत अच्छी स्टोरीज बताओगे।
ठीक है, जैसे चंचल जी आप बताइएगा कि आपको कैसे वो मिली है, ठीक है, तो मैं स्टोरी खत्म करती हूँ। महावीर स्वामी भगवान, 1 मिनट, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं पौजामि, अरिहन्ते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धमो शरणं पौजामि। जय जिनेन्द्र।